रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 3 शेखावत मेंशन। जश्न और अति दोनों मंडप में बैठे थे और पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू भी कर दिए थे, लेकिन तभी अचानक से 2-3 आदमियों ने एक लड़की को वहां पर किसी चीज की तरह फेंका। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अंशिका ही थी, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। अति हैरान रह गई। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अति ने गुस्से से उसे देखा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, साली की रस्में साली ही निभाएगी। जब उसकी रस्में निभाने की बारी आएगी तो उसके हाथ पैर खोल दिए जाएंगे। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। ना सिर्फ अति बल्कि बाकी सारा परिवार भी बस सिर्फ जश्न को देखने का काम कर रहा था, क्योंकि जश्न के सामने किसी की जुबान तो वैसे भी नहीं चलती थी। जश्न ने पंडित जी की तरफ देखा, जो फिलहाल के लिए शांत हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से जश्न के देखने भर से ही उन्होंने मंत्र पढ़ने दोबारा शुरू कर दिए और फिर जश्न और अति की तरफ देखते हुए बोले, पहले आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। जश्न ने अति का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ। अति का सारा ध्यान अंशिका पर था। जश्न ने सर्वेंट की तरफ देखा, जो अभी अभी अपने हाथों में बड़ा सारा थाल लेकर वहां पर आई थी और उस थाली में जश्न और अति दोनों के लिए वरमाला रखे हुए थे। जश्न ने वरमाला उठाई और फिर अति की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से पहनाओ मुझे। अति ने मुंह बनाते हुए वरमाला उठाई और फिर जश्न के गले में डालने लगी, लेकिन जश्न पीछे की तरफ हट गया। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न उसे देखते हुए बोला, प्यार से पहनाओ। अति ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर चिपकाई और जश्न की तरफ वरमाला बढ़ा दी, तो जश्न अब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हुआ और उसके हाथों से वो वरमाला पहन ली। अति अब एक बार फिर से उसे मुंह बनाते हुए देखने लगी। जश्न ने अब अपने हाथों में पकड़ी हुई वरमाला ऊपर की तरफ उठाई और फिर अति की तरफ देखते हुए बोला, कहा था ना तुमसे, शादी तो मेरी तुमसे ही होगी। अति तुरंत बोली, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिद और जुनून कैसे पूरा होता है ये मैटर नहीं करता, पूरा हो रहा है मैटर सिर्फ ये करता है। ये बोलकर ही उसने अति के गले में वरमाला डाल दी। अति मुंह बनाते हुए बोली, मतलब मैं आपकी जिद हूं, आपका प्यार नहीं? जश्न मुस्कुराया और उसने एक बार फिर से अति का हाथ थाम लिया। वो उसे लेकर नीचे की तरफ बैठा और बोला, तुम मेरे लिए क्या हो और क्या नहीं ये तो मैं तुम्हें शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। शब्द और मेरी सांसें दोनों कम पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर अति का दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा। वहीं उन दोनों को देखते हुए अंशिका गुस्से से कांप रही थी। वो अभी भी अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंह पर टेप लगी होने की वजह से उसकी आवाज बाहर निकल ही नहीं रही थी। तभी पंडित जी जश्न की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों का गठबंधन होगा। गठबंधन के लिए भाई की बहन आगे आए। जश्न ने विशाखा की तरफ नहीं देखा, लेकिन विशाखा तुरंत आगे की तरफ आई और उसने जश्न और अति का गठबंधन बांध दिया। जश्न ने एक बार फिर से अति का थाम कर ऊपर की तरफ उठाया और पंडित जी अब मंत्र पढ़ते हुए 7 फेरों का महत्व बताने लगे। अति ये शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और उन्हें 7 फेरों का महत्व बता रहे थे, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक एक कर 6 फेरे पूरे हुए और अब आखिरी 7वां फेरा बचा था, लेकिन अचानक ही जश्न रुका और उसने अति को अपनी गोद में उठा लिया। अति एकदम से हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये मुझे बार बार छोटे बच्चों की तरह गोद में क्यों उठा लेते हैं? जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरे लिए छोटी बच्ची ही हो, बिल्कुल निब्बियों की तरह। उसकी बात सुनकर अति को गुस्सा आने लगा। उसे ऐसे कैसे निब्बी बोल सकता था? लेकिन तभी जश्न उसकी तरफ देखकर बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, बाकी के वादे मुझे नहीं पता, लेकिन एक वादा मैं तुमसे ये करता हूं कि जीऊंगा भी तुम्हारे साथ और मरूंगा भी तुम्हारे साथ। ना मैं तुम्हारे बिन जीऊंगा और ना तुम्हें अपने बिना जीने दूंगा। तुम पूछती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं बेबी डॉल, क्योंकि प्यार शब्द बहुत छोटा है। इस जश्न सिंह शेखावत की जिंदगी हो तुम। उसकी बात सुनते हुए अति का हाथ जो उसके सीने पर था, वो उस पर और भी ज्यादा कस गया। जश्न धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था और अति बस उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बातें सुन रही थी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत मासूम हो तुम और बहुत नाजुक भी। इस जश्न सिंह शेखावत के सामने तुम्हारी मासूमियत और नजाकत ऐसे ही रहेगी, लेकिन दुनिया के सामने तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। उसकी बात सुनकर अति अब और भी ज्यादा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
जश्न सिंह शेखावत की दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है, पर हाँ वो दुनिया एक तरफ और तुम मेरी एक अलग दुनिया हो। तुम मेरा सब कुछ हो और तुमसे ही मेरा सब कुछ है। उसकी बातें सुनते हुए अति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। एक तरफ उसका दिमाग घूम रहा था और दूसरी तरफ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, 7 फेरे पूरे हुए, अब आप दोनों सिंदूरदान और मंगलसूत्र दान की रस्म के लिए बैठ जाइए। जश्न अब अति को अपनी गोद में लिए ही नीचे बैठा। अति तुरंत बोली, मुझे छोड़िए ना, मैं साइड में बैठ जाऊंगी। जश्न तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, फिक्र मत करो, यहां पर वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर अति की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पलटकर दामिनी जी की तरफ देखा। उसका पूरा परिवार यहां पर मौजूद था, लेकिन उसे तो जैसे किसी की शर्म लिहाज थी ही नहीं। अति ने जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया। पंडित जी जश्न की तरफ देखते हुए बोले, अब आप पहले लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाइए और फिर उसकी मांग में सिंदूर भरिए। जश्न मुस्कुराया और उसने सामने प्लेट में रखा हुआ मंगलसूत्र उठाया और अति के गले में पहनने लगा। अति गुस्से से उसे देख रही थी। जश्न तुरंत बोला, ये मुंह बनाना बंद करो, जब रूम में मेरे साथ चलोगी तो बेशक से जैसे मर्जी मुंह बनाना। अभी फिलहाल स्माइल करो वरना पिक्चर्स अच्छी नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, भला उनकी कौन सी पिक्चर्स, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां पर मीडिया खड़ी थी और उन दोनों की पिक्चर्स ले रही थी। वो हैरानी से बोली, ये सब कब हुआ? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर 7वां फेरा ले रहा था। अति बस उसकी तरफ देखती रह गई और जश्न ने अब उसे मंगलसूत्र पहना दिया था। अति का दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा। जश्न की उंगलियां जो उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई थी उसके रोंगटे खड़े कर गई थी और अब जश्न ने अपनी चुटकी में सिंदूर भर लिया था और वो सिंदूर उसने अति की मांग में सजा दिया। अति की पलकें एकदम से नीचे की तरफ झुक गई। जश्न उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके नाक पर सिंदूर गिर गया था जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आप दोनों की शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन चुके हैं। अति की आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। जश्न अब उसे अपनी गोद में लेकर ही ऊपर की तरफ उठा। अति तुरंत बोली, मुझे नीचे उतारिए। जश्न भी जल्दी से बोला, नहीं उतारूंगा। अति चिढ़ते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारिए। जश्न एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना नहीं उतारूंगा। पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आपको अपनी बीवी को नीचे उतरना ही पड़ेगा महोदय, क्योंकि आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना होगा। अति तुरंत बोली, मैंने कहा था ना मुझे नीचे उतारिए, मुझे बड़ों का आशीर्वाद लेना है। आपने शादी तो कर ली, लेकिन बेशक से मैं आपको अपना पति नहीं मानती, लेकिन शादी तो हुई है ना, इसलिए मुझे बड़ों का आशीर्वाद लेना है। जश्न उसे घूरते हुए उसे देख रहा था। उसने अति पर यकीन किया और उसे अपनी गोद से उतार दिया। अगले ही पल अति तुरंत अंशिका की तरफ भागने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। उन दोनों का गठबंधन बंधा हुआ था और जिस तरह से अति भाग रही थी वो गठबंधन टूटने वाला था। जश्न गुस्से से अति की तरफ देखने लगा। वही अति पहले तो उसके गुस्से पर हैरान हुई, लेकिन फिर जब उसकी नज़र गठबंधन पर गई तो वो भी एक पल के लिए सहम गई। जश्न ने उस गठबंधन को कसकर बांधा और फिर अति और अपने ऊपर से वो गठबंधन हटाकर साइड में रख दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो। अति ने एक पल उसे हैरानी से देखा और फिर तुरंत अंशिका की तरफ भाग गई। उसने जल्दी से अंशिका के पास आकर उसके मुंह से पट्टी हटाई और बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अंशिका गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से मेरे हाथ खोलो। अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और जल्दी से अंशिका के हाथ खोलने लगी, लेकिन वो रस्सी बहुत ज्यादा कसकर बंधी हुई थी, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग रहा था। उसके खुद के नाखून टूट रहे थे, लेकिन वो बस उस रस्सी को खोलने में लगी हुई थी और अचानक उसकी दर्द से आह निकल गई, क्योंकि उसका नाखून टूटकर उसकी ही उंगली पर जोर से लगा। उसकी उंगली से खून बहने लगा था। जश्न ने जब उसकी दर्द भरी आवाज सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से कांप उठा और उसने तुरंत सामने की तरफ खड़े आदमी को इशारा किया तो वो आदमी जल्दी से अंशिका के पास आया और अति की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज साइड हट जाइए। अति जल्दी से पीछे की तरफ हट गई। दामिनी जी, अंशुल, प्रकृति और विशाखा चुपचाप ये सब देख रहे थे, जैसे उन्हें ऑडियंस के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया हो और उनका काम बस सामने चल रहा नजारा देखना हो। उस आदमी ने अंशिका की रस्सी को खोला और अगले ही पल अंशिका अपनी जगह से उठी। अति भी अंशिका के सामने ही खड़ी थी।
वो अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? अभी वो बोल ही रही थी कि अंशिका ने जोर से अति पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ अति को लगता उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ बीच हवा में ही रोक दिया था। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बार पहले भी तुमने मेरी बेबी डॉल पर हाथ उठाया था, उसकी सजा ये कम थी जो दोबारा एक बार फिर से वही गलती दोहराने चली हो। ये बोलकर उसने जोर से अंशिका की कलाई मोड़ दी और अगले ही पल अंशिका की दर्द से चीख निकल गई। वहीं अति हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी। मतलब जश्न ने अंशिका को इस तरह रस्सी से इसलिए बंधा हुआ था क्योंकि अंशिका ने उस पर अपना हाथ उठाया था। अंशिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मैं इस लड़की को छोड़ेगी नहीं, आखिर उसने आपको मुझसे छीन लिया। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? लगता है तुम्हारा दिमाग दिमाग नहीं, खाली डब्बा है जिसमें चाहकर भी कुछ भरा नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर अंशिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। वो जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस लड़की ने आपको अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। ये हमेशा से मुझसे जलती थी और आज तो उसने प्रूफ कर दिया कि ये एक नंबर की घटिया मक्कार लड़की है। हम लोगों ने इसे रहने के लिए जगह दी और इसने मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ ही विश्वासघात किया। इसने मेरी शादी के दिन मुझे ही किडनैप। वो कुछ भी बोले जा रही थी और जश्न ने अब अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। अंशिका उसके बिल्कुल करीब हुई और बोली, मैं जानती हूँ आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो आपने खुद से नहीं किया है, इस लड़की ने आपको बहकाया है। अरे ये लड़की शुरू से ही ऐसी थी, इसके जैसी कैरेक्टरलेस लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अभी वो बोली रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ अब उसके गाल पर आकर लगा। अति ने तुरंत अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया था और अंशिका का गाल एक तरफ से बिल्कुल लाल हो चुका था। जश्न के हाथ की उंगलियां उसके चेहरे पर छपी हुई साफ नजर आ रही थी। दामिनी जी के साथ साथ बाकी सबकी आंखें भी हैरत में फैल गई थी। वही जश्न अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, आइंदा अगर कभी मेरी बेबी डॉल के बारे में एक शब्द भी कहा ना तुमने तो अभी तो मैंने सिर्फ तुम पर अपना हाथ उठाया है, तुम्हारा मुंह तोड़ने में मैं वक्त नहीं लगाऊंगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसका गुस्सा देखकर अति एकदम से सहम गई थी। क्या होगा इस शादी का अंजाम? शेखावत मैंशन। अति हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी और जश्न की नजरें पूरी तरह से अंशिका पर टिकी हुई थी। जश्न का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था और उसके गुस्से को देखकर अति बिल्कुल सहम चुकी थी। तभी जश्न दामिनी जी की तरफ देखते हुए बोला, शादी हुई है मेरी, यहाँ पर गृह प्रवेश जैसी कोई रस्म होगी या फिर नहीं? उसकी बात सुनकर दामिनी जी जो चुपचाप सामने का ड्रामा देख रही थी, वो एकदम से कांप उठी और तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो इस शादी से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं अभी तुम्हारे गृह प्रवेश की तैयारी करवाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने आते आते विशाखा को भी इशारा कर दिया था तो विशाखा भी तुरंत उनके साथ ही अंदर की तरफ आ गई। वहीं अंशुल और प्रकृति दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अंशुल प्रकृति को तंज मारते हुए बोला, तुम भी भिखारी और अब जो इस घर में दूसरी बहू आई वो भी बिल्कुल भिखारी। ये बोलकर वो अंदर की तरफ चला गया और प्रकृति की आंखों में नमी तैरने लगी। वो गरीब थी, इसमें उसका क्या कसूर था? उसने तो अंशुल से प्यार किया था और अंशुल को लगा कि जिस घर में प्रकृति रहती है वो उस घर की बेटी है, लेकिन प्रकृति तो वहां पर केयरटेकर की जॉब करती थी और अंशुल ने बिना कुछ जांच पड़ताल किए ही सीधा प्रकृति को रिश्ता भिजवा दिया था। और ये बात उसी दिन जश्न को पता चल गई और उसके बाद अंशुल की हिम्मत ही नहीं हुई ये शादी तोड़ने की। लेकिन अंशुल प्रकृति में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो बस उसके साथ फिजिकल नीड्स पूरी करता, इसके अलावा उसे प्रकृति से कोई लेना देना नहीं था। वहीं जश्न अब अति की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, आज हमारी शादी हुई है और अब हमारे गृह प्रवेश की रस्म है, तुम चल रही हो या गोद में उठाकर लेकर चलो? अति कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, मैं चलूंगी ना, मैं अपने कदमों से चलूंगी। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया। वो उसके साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अंशिका ने तुरंत जश्न का गिरेबान पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो जश्न, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मैं नहीं करता। अंशिका चिल्लाते हुए बोली, क्यों नहीं करते? तुम्हें करना पड़ेगा मुझसे प्यार, तुम मुझसे शादी करने वाले थे, तुमने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। जश्न ने उसके हाथ अपने गिरेबान से हटाए और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारे घर रिश्ता बेबी डॉल के लिए भेजा था, लेकिन जब बेबी डॉल ने मना कर दिया तो मुझे यही रास्ता सही लगा।
मुझे बस किसी भी तरह अपनी बेबी डॉल से शादी करनी थी। उसकी बात सुनकर अंशिका का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अति की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर जैसे ही वो अति की तरफ बढ़ने लगी, जश्न ने उसे जोर से धक्का दिया। अंशिका सीधा जमीन पर जाकर गिरी। इस वक्त अंशिका की पागलों वाली हालत लग रही थी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ ये सब जो चीज कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुमने मेरी बेबी डॉल की जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की है? तुम ही थी ना जिसकी वजह से उस पर एग्जाम में चीटिंग का एग्जाम लगा था और वो एग्जाम से बाहर निकाल दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी 3 साल की मेहनत खराब हुई थी। उसकी बात सुनकर अति हैरान रह गई थी, क्योंकि सच में ऐसा हुआ था। उसे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया गया था और उसकी पूरी 3 साल की मेहनत उस दिन खराब हो गई थी। जश्न अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मिस्टर गुप्ता की पार्टी तो याद ही होगी। उस दिन मेरी बेबी डॉल ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और तुमने उस ड्रेस के साथ क्या किया था, ये तुम्हें याद है या फिर मैं याद दिलवाऊं? उसकी बात सुनकर अंशिका के होश उड़ गए। वहीं अति और भी ज्यादा हैरानी से जश्न को देखने लगी। उस दिन उसकी ड्रेस पता नहीं कैसे अचानक से फट गई थी और उसे पार्टी में कुछ लोगों के बीच जलील होना पड़ा था, लेकिन तब जश्न ने ही अपना ब्लेजर निकालकर उसे कवर किया था और उस दिन से ही अति को जब जब कोई प्रॉब्लम होती तब तब उसे जश्न ही संभालता था। जश्न ही उसे हर प्रॉब्लम से बचाता था। जश्न अंशिका की तरफ देखते हुए बोला, जब खुद की हरकतें ऐसी होना तो दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी बेबी डॉल के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया होता तो मैं तुम्हें शायद किसी और तरह हैंडल करता, लेकिन तुम तो अपनी हरकतों से कभी बाज ही नहीं आ सकती। हल्दी का दिन तो याद होगा तुम्हें, मेरी बेबी डॉल पर हाथ उठाया था ना उस दिन तुमने। लेकिन एक बात अब मेरी कान खोलकर सुन लो, अब अगर कभी मेरी बेबी डॉल के आसपास भी नजर आए ना तो अब तक तो तुम मुझे मिस्टर शेखावत के नाम से जानती थी। मैं कब हैवान बनाकर अपनी पहचान तुमसे करवाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनकर अति के भी हो छोड़ गए थे। वो खुलेआम अंशिका को धमकी दे रहा था। वहीं अंशिका भी बस जश्न की तरफ देख रही थी। तभी जश्न ने अपने आदमी को इशारा किया और तुरंत अंशिका को बाहर की तरफ लेकर जाने के लिए कहा। 2 गार्ड सामने की तरफ आए और उन्होंने जल्दी से अंशिका को कंधों से पकड़ा और उसे लगभग से घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगे। अति ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, अंशिका ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आप उसे इस तरह से सजा नहीं दे सकते हैं। जश्न उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हारे लिए वो छोटी चीज होगी, लेकिन मेरे लिए तुमसे जुड़ी हर एक चीज बहुत बड़ी है। इसलिए आइंदा अगर इसकी हिमायत करने की कोशिश की ना तो मेरा गुस्सा तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उम्मीद है तुम सिर्फ मेरा प्यार देखना चाहोगी, मेरा गुस्सा तुम देख नहीं पाओगी। उसकी बात सुनकर अति भी डर गई थी। उसका गला सूखने लगा था। जश्न ने अब अति की तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरी गोद में आना पसंद है। उसकी बात सुनकर अति जल्दी से सामने दरवाजे की तरफ भागी, जहां उसका गृह प्रवेश होने वाला था। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देख जश्न हल्का सा मुस्कुराया। वो भी अति के पीछे पीछे आया। अति अभी वहां पहुंची नहीं थी। जश्न ने रास्ते में ही उसके हाथ में अपना हाथ लिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। अति का दिल जोरों से धड़क उठा। वो जश्न की तरफ देखने लगी। जश्न मुस्कुराते हुए बोला, एक तो तुम लड़कियां झूठ बड़ी खूबसूरती से बोलती हो। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें हल्का सा हाथ भी लगाता हूं ना तो तुम्हारा रोम रोम जैसे खिल जाता है। वो मुझे साफ महसूस होता है। उसकी बात सुनकर अति ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। जश्न उसे धमकी देते हुए बोला, गोद में उठा लूं क्या? अति ने तुरंत अपना चेहरा अब वापस उसकी तरफ घुमाया और मुंह बनाते हुए बोली, बात बात पर धमकी देना बंद कीजिए। जश्न भी मुस्कुरा कर बोला, और बात बात पर मुंह बनाना बंद करो। ये बोलते हुए वो उसे लेकर दरवाजे पर आ चुका था। सामने दामिनी जी अपने हाथों में आरती की थाल लेकर खड़ी थी। अति के लिए ये सब बहुत ज्यादा नया था। अगर उसे पता होता उसकी शादी होनी है तो वो शायद इन सब चीजों को लेकर ख्वाब देखती तो उसे ये सब ऑकवर्ड नहीं लगता, लेकिन अब तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। दामिनी जी उसकी आरती उतारते हुए मुस्कुराए और बोली, तुम्हारा इस घर में स्वागत है अति। अति ने झुककर उनका आशीर्वाद देना चाहा, लेकिन तभी अचानक से जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और बोला,
जश्न सिंह शेखावत किसी के सामने झुकता नहीं है और तुम उसकी बेबी डॉल उसकी वाइफ हो तो तुम पर भी ये रूल लागू होता है। उसकी बात सुनकर अति हैरान रह गई। भला वो अपनी मॉम के प्यार छूने से उसे कैसे रोक सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शादी जश्न सिंह शेखावत से नहीं बल्कि उसके खड़ूस बॉस से हुई है जिसके साथ उसने कभी अपनी जॉब इमेजिन की थी, लेकिन यहाँ पर जॉब नहीं बल्कि डायरेक्ट शादी हो गई थी। दामिनी जी ने सामने 7 थालियां रख रखी थी जिन्हें अति को अपने हाथों से उठाना था, वो भी बिना शोर किए, और इस रस्म से ये पता चलने वाला था कि अति की इस घर के लोगों के साथ कितनी बनेगी। बिल्कुल भी शोर ना हुआ तो मतलब उसके इस घर में सबसे बनेगी, और अगर शोर हुआ मतलब उसकी सबसे लड़ाइयां हुआ करेगी। ये एक रस्म थी, लेकिन जश्न ने जब थालियां की तरफ देखा तो उसने तुरंत गार्ड को इशारा किया और बोला, जश्न सिंह शेखावत इन सब चीजों को नहीं मानता, उसे फिलहाल अपनी बेबी डॉल के साथ अपने रूम में जाना है। ये बोलकर उसने अब अगले ही पल अति को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं अति बस इसी बात से चिढ़ रही थी कि एक तो जश्न का उसे बच्चों की तरह बार बार गोद में उठाना। वो मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी और जश्न मुस्कुराया और सीधा उसे अपने रूम में लेकर चला गया। उसे इस वक्त किसी की कोई फिक्र नहीं थी। वहीं दामिनी जी उन दोनों को देखकर गुस्से से कांपने लगी। वो अब तुरंत अपने रूम में वापस आ गई। विशाखा उनके पीछे पीछे आई और दामिनी जी की तरफ देखते ही बोली, ये सब क्या हो गया मॉम? हम तो उस अंशिका को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो गजब ही हो गया। मुझे नहीं लगता ये जो लड़की आई है ये हमारे लिए सही है। ये तो मुझे उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही है, क्योंकि इसके लिए तो मुझे भाई पागल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अगर उसने इशारा किया तो भाई तो पूरी दुनिया को पलट कर रख देंगे। हमें इधर उधर करना तो उनके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होगी। दामिनी जी गुस्से से बोली, तुम मेरे जख्मों पर नमक लगाना छोड़ोगी या नहीं? विशाखा तुरंत बोली, मैं आपके जख्मों पर नमक नहीं लग रही हूँ मोम, मैं आपको सच बता रही हूँ। हमें इस लड़की से थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। दामिनी जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, बचकर तो इस लड़की को हमसे रहना पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चाहिए, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये लड़की मेरी हुकूमत खा जाएगी। अरे जो अपनी उस बहन का घर खा गई जिसने इसे अपने घर में जगह दी, तो मेरी तो बात ही छोड़ दो। मैं इसे इसकी चाल नहीं चलने दूंगी। ये सिर्फ मासूम लग रही है पर ये मासूम है नहीं। विशाखा भी जल्दी से बोली, ये तो आपने सही कहा, ये मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें जल्द से जल्द इसका इलाज करना होगा, और वो भी परमानेंट। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन आ गए थे। दामिनी जी भी मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, परमानेंट इलाज? ये बोलते हुए साफ पता चल रहा था कि उनके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वहीं दूसरी तरफ जश्न के कमरे में अति को जश्न ने बेड पर बिठाया और फिर तुरंत उसके सामने बैठ गया। अति को अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा। वो बिस्तर से उठने लगी, लेकिन तभी जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे वापस बेड पर बिठाते हुए बोला, मैंने तुम्हें उठना की इजाजत दी क्या? अति गुस्से से बोली, अब क्या मैं सांस भी आपकी इजाजत से लूंगी? जश्न मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, तुम पर हक है मेरा, तुम मेरी बेबी डॉल हो, तुम्हारी इन सांसों पर भी मेरी हुकूमत चलेगी। अति मुंह बनाते हुए बोली, तो भूल जाए ये बात, मैं अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की हूं, ना कि किसी के इशारों की कठपुतली बनने वाली लड़की। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगी, लेकिन तभी जश्न ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और इस बार उसे बिस्तर पर सिर्फ बिठाया नहीं बल्कि खुद बिस्तर पर लाकर उसे अपने ऊपर ही गिरा लिया। अति सीधा उसके सीने पर आ गई और अगले ही पल जश्न में करवट ली, जिससे अति उसके नीचे आ गई और जश्न उसके ऊपर। अति ने तुरंत खुद को ऊपर की तरफ उठाना चाहा, लेकिन जश्न ने उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया और बोला, मेरे साथ कराटे खेलने की कोशिश मत करना, हार जाओगी बेबी डॉल। अति का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घूमते हुए बोली, मुझे कपड़े बदलने हैं। जश्न उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां रखकर बड़ी ही सिडेक्टिव वॉइस में बोला, अभी वेडिंग नाइट में वक्त है बेबी डॉल, और जब वेडिंग नाइट होगी तो कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना कपड़ों के ही जब एक चादर में लिपट कर सोएंगे तो तुम्हें मेरे अलावा कुछ और ओढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी बात ने तो अब जैसे अति के रोंगटे ही खड़े कर दिए थे। उसने बिना जश्न की तरफ देखे मन ही मन कहा, एक तो ये इंसान बातें ऐसी करता है कि जान निकाल लेता है। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बातों से नहीं अपने प्यार से जान निकाल लूंगा मैं तुम्हारी, और तब तो तुम्हारी शिकायतें भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरी खुद की शिकायत है, इतनी ज्यादा है कि पूरी रात तुम्हें उनसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी।
उसकी बात ने अति के होश उड़ा दिए क्योंकि उसने तो अपनी बात अपने मन में कही थी। इतना ऊंचा तो वो बोली ही नहीं थी कि वो बात जश्न को सुनाई दे। तो जश्न को उसके दिल की बात कैसे पता चली? वही जश्न की मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। वो उसके कान के पास झुका और बोला, तुम्हारी धड़कन हूं मैं, जो बातें तुम अपने दिल में करती हो वो भी मुझे सुनाई देती है। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें अति की गर्दन पर चल रही थी और अति के हाथ जश्न के कंधों पर आ गए थे। क्या अति देगी जश्न को खुद के करीब आने की इजाजत, या फिर जश्न जबरदस्ती की शादी में जबरदस्ती ही आएगा अति के करीब? शेखावत मैंशन अति हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी जो उसके ऊपर झुका हुआ था। इस वक्त अति बेड पर लेटी हुई थी और जश्न ने ही उसे बेड पर गिराया था और खुद उसके ऊपर झुक गया था। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे दिल की धड़कन नहीं है, बल्कि आप मेरे दिमाग का शोर है जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपको मेरे साथ शादी करनी थी, वो शादी हो गई ना, तो अब आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? जश्न तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे पीछे कहाँ पड़ा हूँ? मैं तो तुम्हारे ऊपर लेटा हुआ हूँ। अति की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना चेहरा झुकाकर मन ही मन बोली, बेशर्म कहीं के। जश्न एक बार फिर से बोला, मैं तो बेशर्म हूँ, अब तुम्हारी बेशर्म बनने की बारी है। अति ने एक बार फिर से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। पहले उसे लगा शायद उसने ही गलती से मन में बात बोलने की बजाय सामने से बोल दी, इसीलिए जश्न को सुन गया। लेकिन अब तो उसे कन्फर्म था कि उसने ये बात अपने मन में बोली थी, पर फिर भी ये बात जश्न सुन चुका था। जश्न एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, सच में कपड़े बदलना चाहती हो क्या तुम? अति मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, ड्रामा कर रही हूं। जश्न हंसा और बोला, तुमसे नहीं होगा ड्रामा, तुम रहने दो, जैसी तुम हो ना, तुम चाहकर भी ड्रामा नहीं कर सकती। तुम्हारे तो एक्सप्रेशन भी तुम्हारे दिल की बात बता देते हैं। खैर, अगर तुम कपड़े बदलना चाहती हो तो बदल सकती हो। ये बोलते हुए वो अति के ऊपर से हट गया। वही अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अभी तो वो उसे कपड़े बदलने से इनकार कर रहा था और अब अचानक ही मान गया, लेकिन वो भला ये मौका कैसे गंवा सकती थी? वो तुरंत बिस्तर से उठी और बोली, अच्छा ठीक है, फिर एक काम कीजिए, आप यहीं पर रुकिए और मैं अपने कपड़े लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, कहाँ चल दी? अति मासूम बनते हुए बोली, आपने तो बोला कपड़े बदल सकती हूँ, तो पहले मुझे कपड़े लेने जाना होगा ना। मेरे कपड़े तो ठाकुर मेंशन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, यार तुम तो बड़ी चालाक निकली। अति ने जल्दी से कहा, अब इसमें चालाकी वाली बात क्या हो गई? आप मुझे जबरदस्ती उठाकर यहाँ पर ले आए, लेकिन मेरे कपड़े थोड़ी ना लाए हो। मुझे कपड़े लेने तो ठाकुर मेंशन जाना ही होगा ना। जश्न ने उसे गोल घुमाया और अगले ही पल अति की पीठ उसके सीने से आ लगी। अति का दिल धक सा रह गया। जश्न ने उसके पेट पर अपने हाथ कस दिए थे। अति कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही जश्न ने उसे हल्का सा ऊपर उठाया, जिससे अति के पैर जश्न के पैरों पर आ गए और जश्न उसे लेकर क्लोजेट की तरफ बढ़ने लगा। अति ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ पलटकर देखा और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ठाकुर मेंशन लेकर जा रहा हूं। अति गुस्से से बोली, ठाकुर मेंशन यहाँ नहीं है, और अगर आप मुझे ऐसे ठाकुर मेंशन लेकर जाएंगे ना, तो जब हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे तब पहुंचेंगे। अब छोड़िए मुझे, मैं अकेली चली जाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न उसे क्लोजेट के सामने लेकर खड़ा भी हो गया। उसने अति के पेट से अपना एक हाथ हटाया और फिर क्लोजेट का दरवाजा सरका दिया, तो वो दरवाजा पूरा पीछे की तरफ चला गया और वो पूरा क्लोजेट, जो कि एक दीवार जितना था, वो पूरी तरह से खुल गया, जहां पर अति के लिए तकरीबन 200 से ऊपर ड्रेस रखी थी और नीचे का पूरा रैंक हील्स और खूबसूरत सैंडल से भरा हुआ था। ये सब देखकर अति की आंखें बड़ी हो गई। जश्न मुस्कुराया और बोला, देखा मेरा जादू, तुम्हें तुम्हारे ठाकुर मेंशन ले आया। अति तुरंत बोली, ये सब कपड़े किसके हैं? जश्न मुस्कुरा कर बोला, मेरी पहली बीवी के। अति की आंखें फटी के फटी रह गई। जश्न ने अब उसे वापस अपनी तरफ गोल घुमाया और अति नीचे उतरती उससे पहले ही एक बार फिर से उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। अब अति के हाथ जश्न के सीने पर थे और वो बिल्कुल उससे चिपकी हुई थी। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और वही जश्न हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुमसे पहले मेरी एक बीवी और थी। अति हैरानी से बोली, तो अब वो कहाँ है? जश्न बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैंने उसे मार दिया। अति को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था।
जश्न एक बार फिर से बोला, वो मेरी बात नहीं मानती थी और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बात ना माने। मुझे वही लड़कियां पसंद है जो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, जो मेरी हर बात माने, और वो मुझे बात बात पर जवाब दिया करती थी, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ अपनी गर्दन की तरफ घुमाया तो अति और भी ज्यादा डर गई। वो तुरंत बोली, आप एक मर्डर है। जश्न व्यंग्य से हंसा और बोला, मैंने तो पता नहीं कितने मर्डर कर दिए। अब तुम देख लो तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं। ये बोलकर उसने अति को अपने पैरों से हटाया और बोला, फेवरेट कलर कौन सा है तुम्हारा, ब्लड रेड या फिर व्हाइट? अति का गला सूखने लगा। उसका फेवरेट कलर तो रेड था, लेकिन उसके साथ जब जश्न ने ब्लड वर्ड लगाया तो वो तुरंत बोली, व्हाइट। व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है। जश्न सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, लेकिन मुझे तो लगा शायद तुम्हारा फेवरेट कलर रेड है, पर कोई बात नहीं, तुम व्हाइट कलर बोल रही हो तो ठीक है, व्हाइट मान लेता हूं। इस क्लोजेट में से व्हाइट कलर की नाइटी निकालकर पहनो। अति की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, मैं नाइटी नहीं पहनूंगी, मुझे नाइट सूट चाहिए जिसमें शर्ट और लोअर हो, मैं कोई नाइटी पाइटी नहीं पहनूंगी। जश्न अपने कदम पीछे की तरफ ले रहा था। वो बेड पर आकर बैठा और उसने साइड टेबल की तरफ देखा जहां पर फ्रूट बकेट रखी थी। उसने उस बकेट में रखा हुआ चाकू उठाया और उसे अपनी उंगली पर गोल गोल घुमाते हुए बोला, सच में तुम नाइटी नहीं पहनोई? अति उसके हाथों में चाकू देखकर एकदम से डर गई। उसने तुरंत अपना चेहरा क्लोजेट की तरफ घुमाया और सामने रखी हुई व्हाइट कलर की नाइटी उठाते हुए हंसने लगी और बोली, मैं क्यों नहीं पहनूंगी नाइटी? मैं पहनूंगी ना नाइटी, नाइटी तो मेरी फेवरेट ड्रेस है। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ वॉशरूम के दरवाजे की तरफ नहीं थी बल्कि रूम के दरवाजे की तरफ भी थी, ताकि वो रूम से बाहर निकल सके। उसकी बात सुनकर जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने वो चाकू हल्का सा नीचे किया। अति जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई, लेकिन वॉशरूम जाते जाते ही वो अचानक से रुकी और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे लगा शायद दरवाजा खुला होगा। जैसे ही वो दरवाजे को खींचेगी दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसे समझ नहीं आया ये दरवाजा लॉक कैसे हुआ, क्योंकि जश्न उसे गोद में उठाकर लेकर आया था और जश्न ने दरवाजा बंद नहीं किया था। उसकी सांसें अब हलक में अटकने लगी। वही जश्न अपनी जगह से उठा और बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू सीधा अति की गर्दन पर रख दिया तो अति की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो अब डर से कांपती हुई पीछे की तरफ पलट भी नहीं रही थी। वही जश्न उसके कान के पास अपने होंठ लाकर बोला, तुम यहां से भागना चाहती हो? अति ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, वो तो मैं दरवाजा बंद कर रही थी। चेक कर रही थी कि दरवाजा लॉक है या नहीं। कहीं किसी ने दरवाजा बाहर से खोल दिया और सीधा वॉशरूम में आ गया तो? वो क्या है ना, मुझे वॉशरूम का दरवाजा लॉक करने की आदत नहीं है। जश्न हल्का सा मुस्कुराया। वो बस अति को परेशान कर रहा था और अति को डरते हुए देखकर उसे सच में बहुत मजा आ रहा था। उसने अति को अपनी तरफ घुमाया और बोला, लेकिन तुम्हें वॉशरूम का दरवाजा बंद क्यों करना है? पहली बात तो तुम्हें वॉशरूम जाना ही क्यों है? कपड़े ही तो चेंज करने हैं ना बेबी डॉल। वो तो मेरे सामने भी कर सकती हो तुम, और मुझे भी अच्छा लगेगा अपनी बेबी डॉल को इस तरह से देखने में। ये बोलते हो उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन आ चुके थे और उसकी आवाज भी काफी सिडिक्टिव हो गई थी। अति कांपती हुई आवाज में बोली, क्या? जश्न उसके चेहरे पर झुका और बोला, क्या हुआ? क्या तुम मेरे सामने कपड़े नहीं बदलना चाहती? अति मासूमियत से बोली, लेकिन मैं ऐसे कैसे आपके सामने कपड़े बदल सकती हूँ? मुझे शर्म आती है। आपने तो जबरदस्ती शादी कर ली मुझसे, लेकिन मैं तो आपसे प्यार नहीं करती, और अगर प्यार करती भी होती तो इतनी बेशर्म थोड़ी ना हूँ जो आपके सामने कपड़े बदल लूंगी। मैं तो आपके सामने दुपट्टा ना उतारूं और आप कपड़े बदलने की। उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अति का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पर मुझे तो मेरी बेबी डॉल को हर तरह से देखना है और मेरी बेबी डॉल भी मुझे खुद को देखने से रोक नहीं सकती। ये बोलकर उसने जोर से उसके कपड़ों को खींचा तो अगले ही पल उसका ब्लाउज फटकर नीचे की तरफ सरक गया और अति ने तुरंत अपने सीने को अपने हाथों से कवर कर लिया। उसके वो नाजुक से हाथ उसके सीने को पूरी तरह से कवर भी नहीं कर पा रहे थे। उसकी सांस इस वक्त बेहद गहरी गहरी चल रही थी और जश्न ने अब उस पर और भी ज्यादा कहर ढाते हुए उसकी नाजुक सी कलाइयों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उन्हें उसके सीने से हटाने लगा। अति की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने तो आज तक किसी लड़के की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और ना ही कभी किसी से फालतू बात की थी।
जश्न ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जश्न के सामने नाइटी पहनने में भी उसे हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन जश्न ने तो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उसे बेलिबास कर दिया। जश्न ने उसके हाथों को उसके सीने से हटाया और अपनी गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ नजर उठाकर देखो बेबी डॉल। अति की आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। जश्न उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, मेरी तरफ देख रही हो या नहीं? अति रोते हुए बोली, आई हेट यू। जश्न तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी नफरत भी कबूल, अब मेरी तरफ देखो। अति ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, मैं आपको खुद को देखने से नहीं रोक पा रही हूँ, लेकिन मैं आपकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगी जब तक आप मेरे कपड़े मुझे वापस नहीं देते। जश्न उसकी बात सुनकर उसे डेविल नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने कोई शर्त रख सकती हो? अति कुछ बोल ही नहीं पाई और अब जश्न ने उसे एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया था। वो उसे बिस्तर पर लेकर आया और उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद साइड में खड़ा रहा। अति ने एक बार फिर से अपने हाथ अपने सीने पर रख दिए थे और रोते हुए बोली, आप बहुत गलत कर रहे हैं जश्न जी। जश्न अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। जैसे ही अति को एहसास हुआ कि वो अपने कपड़े उतार रहा है, उसने तुरंत नजर उठाकर जश्न की तरफ देखा और जश्न के चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी और अति के ऊपर झुक गया। उसने एक बार फिर से अति की नाजुक सी कलाइयों को अपने हाथों में जकड़कर ऊपर की तरफ लगा दिया था। अति का नाजुक सा बदन पूरी तरह से जश्न के सामने था और अब ना सिर्फ अति बल्कि उन दोनों के सीने ही इस वक्त पूरी तरह से बेलिबास थे और अगले ही पल अब जश्न का बदन अति के बदन को छूने लगा तो अति के बदन में एक कट सा दौड़ गया। जश्न और अति दोनों के बदन आपस में टकरा रहे थे और उन दोनों की नजरें भी एक दूसरे पर टिकी हुई थी। जहां अति की नजरों में हैरानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी, वहीं जश्न की नजरों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। अति के दिमाग में बातें घूम रही थी कि जश्न ने अपनी पहली बीवी का मर्डर किया हुआ है। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी और जश्न का मन तो अपनी बेबी डॉल को प्यार करने का कर रहा था, इसलिए उसने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा झुकाया और अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखकर उसे चूमने लगा। अति के हाथ तुरंत जश्न के सीने पर आ गए और वो अपने नाखूनों से उसकी बॉडी को खरोचने लगी। जश्न शर्टलेस था, जिसकी वजह से अति के नाखून सीधा उसकी बॉडी पर चुभ रहे थे और उसकी स्किन पर खून की बूंदें उभरने लगी थी, लेकिन उसने अति को किस करना नहीं छोड़ा और लगातार उसकी गर्दन पर यूं ही अपने होठों से प्यार बरसता रहा। धीरे धीरे अति ने अपने हाथ उसके सीने पर से ढीले कर लिए और अपने हाथों को उसकी पीठ की तरफ लेकर जाने लगी। वो जश्न की हरकतों से मदहोश होने लगी थी और उसमें खोने लगी थी, लेकिन अचानक ही उसे ख्याल आया कि जश्न ने अपनी बीवी का मर्डर किया है, तो उसने एक झटके से जश्न को खुद से अलग किया। उसकी सांसें गहरी हो चली थी। वो हैरानी से जश्न को देखते हुए बोली, मुझे आपसे एक सवाल करना था। जश्न ने उसे सवालिया नजरों से देखा। अति ने तुरंत पूछा, वो मुझे जानना ये था कि आपने अपनी बीवी का मर्डर क्यों किया? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि वो मेरा कहना नहीं मानती थी, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? बीवी मेरी, मर्जी मेरी, मर्डर करूं या फिर जिंदा रखूं, तुम्हें क्या? उसकी बात सुनकर अति उसकी तरफ देखती रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अब जश्न ने उसे वापस नीचे बेड पर लेटाया और बोला, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर उसने एक बार फिर से उसे गहरी नजरों से देखते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे चूमने लगा। अति ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके पैर जश्न के पैरों को छूने लगे थे। वो कभी उसके पैरों को छूती तो कभी अपने पैरों को पीछे हटा लेती। उसकी इस हरकत पर जश्न को डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए उसने पूरी तरह से उसके पैरों को भी अपने पैरों में दबा लिया और उसे और भी ज्यादा सिडिक्टिव वे में उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अति की सिसकियां अब उस कमरे में गूंजने लगी थी। कुछ देर बाद उसे जश्न के हाथ अपनी कमर पर महसूस हुए और जो आंखें उसने कसकर बंद कर ली थी, वो अब एक झटके से खुल गई, क्योंकि उसे जश्न के इरादे समझ आने लगे थे। जश्न उसके लहंगे को उसके बदन से अलग कर रहा था। अति तुरंत बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मेरे कपड़े नहीं उतार सकते। जश्न उसे रोकते हुए बड़ी ही डीप वॉइस में बोला, और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। तुम बीवी हो मेरी, कपड़े उतारूं या पहनाऊं, मेरी मर्जी। उसकी बात सुनकर अति का दिल बारिश में किसी मोर की तरह नाचने लगा। उसके सीने में खलबली सी मची हुई थी।
जश्न ने अब उसके लहंगे की डोरियों खोल दी और धीरे धीरे उसके लहंगे को नीचे की तरफ सरका दिया। वो अब उसकी गर्दन से अपने होंठ हटाकर बोला, यूं ही सोना चाहोगी या फिर नाइटी पहनना पसंद करोगी? अति कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे कपड़े पहनने हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। जश्न ने उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मेरा मन नहीं है तुम्हें कपड़े पहनने का। क्या हम दोनों को एक ब्लैंकेट से कवर कर लूं? अति कुछ बोल ही नहीं पाए। उसके होंठ बिल्कुल सूख गए थे। जश्न उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, इतना डर क्यों रही हो? तुम तो जानती हो ना बेबी डॉल, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हारा मर्डर नहीं करूंगा। तुम फिक्र मत करो, बस तुम मेरी बात मानती रहना। अच्छी बीवी बनकर रहोगी तो प्यार करूंगा, और अगर जरा सा भी इधर उधर हुई तो फिर मेरी बीवी और मेरी मर्जी, क्या समझी? उसकी बात सुनकर अति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, मेरी बीवी मेरी मर्जी। जश्न तुरंत बोला, लेकिन तुम तो खुद एक बीवी हो, तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? अति ने तुरंत अपने माथे पर अपना हाथ मारा और बोली, आपका पति आपकी मर्जी। जश्न हैरानी से बोला, लेकिन मैं तो खुद एक पति हूं, मेरी तो बीवी तुम हो। अति इरिटेट हुए बोली, जिसकी बीवी उसका पति, मुझे कुछ नहीं पता। जश्न को उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ रही थी। उसने पैर से ब्लैंकेट उन दोनों के ऊपर लिया और बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में सब सीख जाओगी। तुम अभी फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट करो, रात को डिनर के वक्त उठेंगे। अति हैरानी से बोली, तो अब क्या है? जश्न मुस्कुराया और बोला, अब दिन है बेबी डॉल, तुम्हारी शादी दिन में हुई है, तुम्हें रात वाली वेडिंग चाहिए थी क्या? अति ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, दिन वाली ठीक है। ये बोलकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरह से बेलिबास थी और जश्न ने उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। अति का कांपना उसे साफ महसूस हो रहा था। उसने अब अति को सरका कर अपने और भी ज्यादा करीब कर लिया तो अति का कांपना अब थोड़ा कम हो गया। वो जश्न की तरफ गौर से देख रही थी। वही जश्न हल्का सा उसके होठों को चूम कर बोला, चुपचाप सो जाओ, वरना मैं वेडिंग नाइट का तो पता नहीं, लेकिन वेडिंग डे जरूर सेलिब्रेट कर लूंगा। उसकी बात सुनकर अति ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसकी बेबी डॉल सच में एक बेबी डॉल की तरह थी, बेहद मासूम और बेहद क्यूट। उसने भी अब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो भी अपनी बेबी डॉल के साथ थोड़ी देर सोना चाहता था। शाम के तकरीबन 8 बजे दामिनी इस वक्त किचन में थी और डिनर की तैयारी करवा रही थी। विशाखा वहां पर आई और उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रही है मोम? आप और किचन में, कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया? दामिनी जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे बुखार तो नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो तुम्हारी जुबान जरूर कट जाएगी। उनकी बात सुनकर विशाखा चिढ़ते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन आप ये बताइए ना कि आप किचन में क्या कर रही है, और ये सारा खाना, ये सब क्या है? इतना सारा खाना, ऐसा लग रहा है जैसे शेखावत मैंशन में कोई दावत चल रही है। दामिनी जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, दावत ही है, आज इस घर के बड़े बेटे की शादी हुई है, उसकी बीवी आज पहली बार शेखावत मैंशन में खाना खाएगी तो उसके लिए इतना लजीज खाना तो बनेगा ही। दामिनी जी की बात सुनकर तो अब विशाखा के होश ही उड़ गए थे। वो तुरंत दामिनी जी के बिल्कुल करीब आए और उनके माथे को छूकर देखने लगी। वो धीमे से बोली, आपको बुखार तो नहीं है, लेकिन कहीं आप पागल तो नहीं हो गई? मुझे पागलों के डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी? दामिनी जी ने जोर से उसे धक्का दिया और बोली, बकवास बंद करो अपनी, जाओ यहां से वरना। अभी वो बोली ही रही थी कि उनकी नजर वहां पर खड़ी सर्वेंट पर गई तो उन्होंने तुरंत उसे बाहर जाने का इशारा किया। जब वो सर्वेंट वहां से चली गई तो अब वो विशाखा की तरफ देखते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? यहां पर कुछ भी बोले जा रही हो, अगर उस सर्वेंट ने जाकर जश्न को सब कुछ बता दिया तो मेरा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। विशाखा हैरानी से बोली, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आपको देखकर हैरान इतना हो रही हूं कि मेरे अंदर के सवाल फुदक फुदक कर बाहर आ रहे हैं। दामिनी जी ने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, एक पैदा किया वो बेवकूफ और दूसरी पैदा की वो पागल। तुम दोनों में से किसी का दिमाग नहीं चलता है। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो जश्न को लगेगा कि हम उसकी शादी से खुश नहीं हैं, और फिर जब मेरा प्लान में पूरा करूंगी तो जश्न को मुझ पर शक हो जाएगा और मैं नहीं चाहती वो मुझ पर शक करें। इसीलिए उसके सामने ऐसे बिहेव करोगी कि उसकी शादी से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो मैं हूं। विशाखा हैरानी से बोली, आप तो बड़ी चालाक निकली मॉम। दामिनी जी तुरंत बोली, और तुम महा बेवकूफ, अब जाओ यहां से, मुझे परेशान मत करो।
ये बोलते हुए उन्होंने खीर के बर्तन से ढक्कन हटाया तो वो बर्तन बहुत ही ज्यादा गर्म था। उनका हाथ जोरों से जला तो वो चिल्ला उठी। विशाखा हंसते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो आपका प्लान पूरा होने से पहले आप खुद पूरी तरह से फ्लॉप हो जाए, इसलिए जो भी करना है सोच समझकर कीजिए मॉम। वो जश्न बातों में आने वाला और दिखावे में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो तो खुद जो करता है समझ नहीं आता, रियल है या दिखावा। उसकी बात सुनकर दामिनी जी गुस्से से मुंह बना रही थी। अब विशाखा तुरंत वहां से चली गई और दामिनी जी एक बार फिर से अपने काम में लग गई। अति की आंखें खुली और उसने तुरंत अपनी बगल में देखा। वो हैरान थी कि वो जश्न की बाहों से आजाद कैसे हो गई, लेकिन जश्न इस वक्त बिस्तर पर मौजूद ही नहीं था तो उसे अपनी बाहों में भरता कैसे। अति ने राहत की एक सांस ली और तुरंत बिस्तर से उठी। वो जल्दी से क्लोजेट की तरफ गई क्योंकि उसका जो लहंगा था वो तो जश्न ने पहनने लायक छोड़ा ही नहीं था। उसका ब्लाउज पूरी तरह से फटा हुआ था। उसने क्लोजेट में से ड्रेस निकालने के लिए अपना पूरा दिमाग लगा दिया लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। साड़ियाँ, ड्रेस, शॉर्ट ड्रेसेस, प्लाजो सूट, हर तरह की ड्रेस वहां पर रखी हुई थी। अति का पूरा माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया था। उसने अब एक गहरी सांस लेकर प्लाजो सूट निकाला और फिर तुरंत उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जल्दी से वो कपड़े पहनकर वो बाहर आई और जैसे तैसे उसने वहां क्लोजेट में रखी हुई एक सैंडल ली और उसे पहनकर अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए बाहर निकली। वो जश्न के आने से पहले पहले उसे रूम से निकलकर बाहर भागना चाहती थी। वो जश्न के हाथों मरना नहीं चाहती थी। अगर वो अपनी पहली बीवी का मर्डर कर सकता है तो दूसरी बीवी का मर्डर करते वक्त उसे कौन सा टाइम लगेगा। ये सोचते हुए उसकी जान निकल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नज़र सामने जश्न पर गई जो फोन पर किसी से बात करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। जश्न ने भी हैरानी से अति को देखा और अति की तो सिटी पिटी ही गुल हो गई। जश्न ने अपना फोन डिस्कनेक्ट किया और फिर अति की तरफ देखते हुए बोला, तुम रेडी भी हो गई? बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे भी डिनर के लिए तुम्हें बुलाने ही आने वाला था। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पसंद नहीं है सर्वेंट मेरे रूम में आए, इसलिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति हड़बड़ा कर बोली, वो मैं कहाँ रेडी हुई? जश्न उसे सिर से लेकर पैरों तक देखते हुए बोला, रेडी टू हो तुमने चेंज भी कर लिया है, शावर भी ले लिया है, हल्का मेकअप किया, लेकिन काफी है। मेरी बेबी डॉल को ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं, वो ऐसे ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसकी बात सुनकर अति बोली, लेकिन मैं सच में रेडी नहीं हुई हूँ। वो ये तो मैं बस कपड़े ट्राई करके देख रही थी कि ये मुझ पर अच्छे लग रहे हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये मुझ पर अच्छी नहीं लग रही। जश्न उसकी हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अति से छिपी थी। वो तुरंत बोला, अच्छा ऐसा क्या? चलो एक काम करते हैं, अब मैं तुम्हें रेडी करता हूँ। ये कपड़े उतार भी दूंगा और फिर दूसरे पहना भी दूंगा। ये बोलते हुए उसका लहजा काफी ज्यादा अलग हो चुका था। वो एक एक शब्द पर काफी जोर दे रहा था और उसकी बात सुनकर अति के तोते उड़ गए थे। उसे अगले ही पल जश्न का उसकी शादी वाला ब्लाउज फाड़ना याद आ गया और लहंगा। उसे जश्न ने कपड़े उतारने में प्रो प्लेयर का हाथ इस्तेमाल भी किया, लेकिन हाथों को ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया। वो तुरंत बोली, आप भी ना मेरे मजाक को नहीं समझते हैं। मैं तो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लग रही? जश्न मुस्कुरा कर बोला, खूबसूरत तो तुम बहुत लग रही हो। अति तेजी से बोली, तो बस फिर जब मैं खूबसूरत लग रही हूं तो फिर दोबारा कपड़े चेंज करने की जरूरत ही क्या है। आप चलिए हम दोनों डिनर के लिए चलते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बोलकर वो रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे, अब हम बाहर चले जाएंगे। जब तक मैं तुम्हें अच्छे से रेडी नहीं करूंगा तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अति गुस्से से बोली, लेकिन मुझे रेडी नहीं होना और आप मेरे साथ जबरदस्ती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीवी मेरी मर्जी। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न ने अगले ही पल दरवाजा बंद किया और अति के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे दरवाजे से लगा दिया। अति की सांसें हलक में अटकने लगी। जैसे दिन में सिचुएशन थी, अभी वही सेम सिचुएशन बन चुकी थी और अगले ही पल उसके कपड़ों के फटने की आवाज आए। अति की सांसें एक पल के लिए रुक गई और उसकी आंखें बस जश्न को देखती ही रह गई। वही जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने अति का हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए क्लोजेट की तरफ लेकर गया। वहीं अति उसकी तरफ देखकर बोली, आपकी कपड़ों की फैक्ट्री है क्या? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, लेकिन क्यों, ये सवाल क्यों पूछा तुमने? अति मुंह बनाते हुए बोली, जिस तरह से आप कपड़े फाड़ते हैं
मुझे तो यही लगता है कि आपकी कपड़ों की फैक्ट्री है, इसलिए आपका कपड़ों का खर्चा नहीं आता। जश्न ने उसे क्लोजेट से लगाया और फिर उसके ऊपर झुककर बोला, क्या करूं बेबी डॉल, फाड़ने में मजा आता है। शेखावत मैंशन अति हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी, जिसने अभी अभी उसके कपड़े फाड़े थे। अति मुंह बनाते हुए बोली, आपको कपड़े फ्री में मिलते हैं क्या, जो आप इस तरह से फाड़ते रहते हैं? आपके पैसे नहीं लगते हैं कपड़े खरीदने में? जश्न मुस्कुराते हुए बोला, जो चीजें करना जश्न सिंह शेखावत को अच्छा लगता है, उनके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। ये तो फिर भी कुछ लाखों के कपड़े हैं। अति गुस्से से बोली, ये शौक सिर्फ मेरे कपड़े फाड़ने का है क्या? अपने कपड़े नहीं दिखाई देते आपको? बंदर की तरह उन्हें भी फाड़ दीजिए। जश्न ने उसे घूरा। अति मायूस सा मुंह बनाकर बोली, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। जश्न उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम गलती से किस नहीं कर सकती? अति की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जश्न ने क्लोजेट का दरवाजा खोला और बोला, क्या पहनोई? अति ने हल्का सा चेहरा घुमाकर क्लोजेस्ट की तरफ देखा और बोली, जो आप निकाल दें। जश्न हंसा और बोला, जो मुझे निकलना था वो तो मैंने निकाल दिया, अब तुम्हारे पहनने की बात कर रहा हूं। वैसे तुम चाहो तो जो तुमने पहना हुआ है मैं वो भी निकल सकता हूं। अति जल्दी से बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ये बोल रही थी कि आप मेरे पहनने वाले कपड़े, जो क्लोजेट में पहनने वाले कपड़े रखे हैं उनमें से कुछ भी निकाल दीजिए। जश्न उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। उसने अति के लिए अब एक ग्रीन कलर का प्लाजो सूट निकाला और बोला, मैं पहना दूं? अति ने तुरंत उससे वो सूट खींचा और बोली, नहीं मैं पहन लूंगी। ये बोलकर वो जल्दी से कपड़े लेकर वहां से भाग गई। वो अपने हाथ में पड़े हुए कपड़ों से खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जश्न की नजरें अच्छे से उसका मुआयना कर चुकी थी। अति चेंजिंग रूम के अंदर आए और फिर जल्दी से उसने वो प्लाजो सूट पहना और फिर बाहर आए। वो बाहर आते ही बोली, अब हम चले डिनर के लिए। जश्न तुरंत बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ा सा अपना हुलिया तो ठीक कर लो। उसकी बात सुनकर अब अति तुरंत आईने की तरफ आए। वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी। उसने जल्दी से अपने बालों को सेट किया। जश्न इतने में ही उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो खुद को और अति को आईने में से देख रहा था। वही अति का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अति अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, मैं रेडी हो चुकी हूं। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं अभी भी एक कमी है। अति ने तुरंत गौर से अपनी तरफ देखा और ढूंढने लगी कि आखिर उसने कौन सी कमी छोड़ दी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी जश्न ने उसके पेट पर पीछे से अपना हाथ रखा और फिर हल्का सा आईने की तरफ झुककर उसने सामने रखी हुई सिंदूर की डिब्बी को उठाया। अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न ने अब अपने दोनों हाथों से उसे डिब्बी को खोला और बोला, तुम ये लगाना तो भूल ही गई। अति धीमे से बोली, वो मैं बस, ये बोलते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली थी। उसके पास कोई कारण था ही नहीं ये बताने के लिए कि उसने वो सिंदूर क्यों नहीं लगाया। उसे आदत नहीं थी और इस शादी को उस तरह से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी जिस तरह से करनी चाहिए थी। इसीलिए सिंदूर लगाने का ख्याल उसके दिमाग में आया ही नहीं। जश्न ने उस डिब्बी में से एक चुटकी सिंदूर लिया और फिर अति के माथे पर अपनी उंगलियां रखी। अति ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन ये तुम पर खूबसूरत लगता है बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर अति ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। अब वो खुद को और जश्न को काफी गौर से देख रही थी और दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन एक दूसरे के साथ वो दोनों ही काफी अच्छे लग रहे थे। कहाँ जश्न की हाइट इतनी ज्यादा और कहाँ अति छोटी सी। जश्न की बॉडी एकदम सुडौल और इमेज चेस्ट और बाइसेप्स तो जैसे कपड़ों से बाहर आने को आतुर हो रहे थे, और कहाँ कमजोर सी अति जिसकी कमर मुश्किल से 26 और 28 के बीच होगी। वो उन दोनों को देखने में इतनी खो गई कि उसे अब डिनर का ख्याल ही नहीं आया। तभी जश्न अचानक से बोला, चले डिनर के लिए। अति एकदम से हड़बड़ा गई और तुरंत दरवाजे की तरफ भागने लगी। जश्न ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा। अति सीधा उसके सीने से आ लगी। जश्न ने उसके माथे पर आए हुए बालों को साइड किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शेखावत मैंशन में रहने का तुम्हें एक रूल बता दो कि सुनो किसी की भी, लेकिन मानो सिर्फ अपने दिल की। यहाँ सामने वाला बिल्कुल वैसा नहीं जैसा वो दिखता है। नकाब और है और चेहरे, और हर चेहरे के पीछे नकाब है, और एक चेहरा तो बेहद खास है जो तुम्हारे सामने है, लेकिन वो तुम्हारे सामने भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अति हैरान रह गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि जश्न उसे कुछ समझा रहा है या उसे डरा रहा है। वो उसे शेखावत मैंशन में रहने के लिए बोल रहा है या फिर यहाँ से भगाने के लिए उकसा रहा है। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कुछ समझ में आया? अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। जश्न ने तुरंत पूछा, क्या समझ में आया? अति के होश उड़ गए। वो हड़बड़ा कर बोली, यही कि आपको इतने करीब महसूस कर पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से धक धक कर रहा था। ऐसे जैसे ट्रेन छुक छुक करती है ना, बिल्कुल वैसे। मुझे सिर्फ आपके होंठ हिले हुए दिखाई दिए। आपने जो बोला वो मेरे कानों को सुनाई नहीं दिया। मैं बस आपकी तरफ देखती रह गई। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुरा कर बोला, मतलब मैं तुम्हें इतना अट्रैक्टिव लगता हूं कि तुम मुझ पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती? उसकी बात सुनकर अति ने उसे घूर कर देखा। जश्न ने अगले ही पल उसे छोड़ दिया और बोला, चलो डिनर के लिए चले। ये बोलकर उसने अति का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे फिर डिनर के लिए नीचे की तरफ लेकर आया। अति पीछे से उसकी तरफ देख रही थी और उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था कि थैंक गॉड जश्न ने अपनी आखिरी बात बीच में छोड़ दी, वरना उसे खुद नहीं पता था कि वो जश्न को क्या ही जवाब देगी। वो दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर आए तो डाइनिंग टेबल पर आते ही जश्न की नज़र दामिनी जी पर गई, जो मुस्कुराते हुए खाना सर्व करवा रही थी। वो उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। अति खाने की तरफ देख रही थी, जहां पर हलवा, खीर, सब्जी, रोटी, पूरी, चावल, कुछ कुछ इटालियन डिशेज और सलाद की तो बहुत सारी वैरायटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर सच में कोई दावत दी जा रही है, लेकिन उसकी नज़र सबसे ज्यादा हलवे पर थी। जश्न ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे हलवे की तरफ देखते हुए अति को देखकर बोला, क्या हुआ, तुम्हें हलवा ज्यादा पसंद है क्या बेबी डॉल? अति तुरंत बोली, पसंद तो बहुत है, लेकिन आपने कहा था कि जो सामने होगा वो सामने नहीं होगा। तो क्या मतलब ये हलवा हलवा नहीं है? कहीं ये खीर तो नहीं बन जाएगी ना? वो क्या है ना, मुझे खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर जश्न ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। वही दामिनी की हंसी और बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हलवा हलवा ही है। ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, बहुत प्यार से, खुद अपने हाथों से। अति उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। जश्न दामिनी जी को गहरी नजरों से देख रहा था। तभी वहां पर प्रकृति, अंशुल और विशाखा आए। अंशुल और विशाखा दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और साथ ही साथ दामिनी जी भी, लेकिन प्रकृति अभी भी खड़ी थी। जश्न भी जाकर हेड चेयर पर बैठा और उसने अति का हाथ अपने हाथ में थाम कर उसे भी अपने साथ वाली चेयर पर बिठा लिया था। अति हैरानी से प्रकृति की तरफ देख रही थी, जो सबको खाना सर्व कर रही थी। जब बाकी सब बैठकर खाना खाने लगे थे तो वो क्यों नहीं बैठी? जैसे ही प्रकृति अति के पास आई और उसने अति की प्लेट में खाना सर्व किया, अति तुरंत बोली, आप क्यों ये सब कर रही हैं? मेरा मतलब है आप भी तो हम सब के साथ बैठकर डिनर कीजिए ना। प्रकृति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, पहले आप सब लोग डिनर कर लीजिए और फिर उसके बाद मैं करूंगी। अति ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्यों? जश्न गुस्से से बोला, तुम अपना डिनर खत्म करोगी या फिर मैं करवाऊं? कहा ना सिर्फ अपने खाने पर फोकस करो। कौन खा रहा है और कौन नहीं, इस पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसका गुस्सा देखकर आए एकदम से हैरान रह गई। अभी तक वो अति पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे अगर अति ने जल्दी से अपना खाना पीना नहीं किया तो वो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस देगा। उसका गुस्सा सच में बहुत भयंकर लग रहा था। अति ने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया। वहीं प्रकृति की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। उसने जल्दी जल्दी अब अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ दामिनी जी के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो अति की तरफ देखते हुए बोली, चलो अब इस बात पर तो राहत मिली कि अगर इस लड़की ने जरा सा भी इस घर में अपनी नाक घुसेड़ने की कोशिश की तो जश्न इसे छोड़ेगा नहीं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जश्न अति पर गुस्सा नहीं करेगा, अगर वो फालतू की हरकतें करेगी तो जश्न का गुस्सा उसे पर भी फूटेगा। कुछ देर बाद जश्न अपनी जगह से उठा और अति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा खाना फिनिश हो गया? अति जो अभी खाना खा ही रही थी, उसने तुरंत खाना बीच में छोड़ दिया और अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ फिनिश हो गया। जश्न ने एक नज़र उसकी प्लेट की तरफ देखा और बोला, जब खाना फिनिश हो जाए तब रूम में आ जाना। ये बोलकर वो वहां से रूम की तरफ चला गया। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे तो लग रहा था कि जश्न एक पल के लिए अभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहाँ तो जश्न उसे छोड़कर रूम में जा चुका था। उसने राहत की एक गहरी सांस ली और अब अपने हिसाब से खाना खाने लगी। वही दामिनी जी की नजरें विशाखा पर थी। उन्होंने नजरों ही नजरों में विशाखा से कुछ कहा। विशाखा ने जब उनके इशारों को समझा तो उसके चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई।
अब बस उसे अति के खाना फिनिश होने का इंतजार था। वही तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही अति अपनी जगह से उठी और वहां से अपने बर्तन उठाकर किचन की तरफ जाने लगी। विशाखा भी तुरंत उसके पीछे पीछे किचन की तरफ आई। अति ने अपने बर्तन खुद धोकर समेट भी दिए थे। विशाखा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है भाभी? इस घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं। अति जल्दी से बोली, जानती हूँ, लेकिन हर इंसान को अपने झूठे बर्तन खुद धोने चाहिए। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ साफ कपड़े से साफ किया और फिर वहां से जाने लगी। तभी अचानक विशाखा से बोली, वैसे आपको डर नहीं लग रहा क्या? मुझे आपसे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है ना कि मैं आपको अपनी भाभी कम और आपको अपनी दोस्त ज्यादा बनाना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैंने फ्रेंकली आपसे ये सवाल कर लिया। अति ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। विशाखा तुरंत बोली, आज आपकी वेडिंग नाइट है और जश्न भाई को तो आप जानती हैं, वो कितने गुस्से वाले हैं। अगर आज आपने उन्हें सेटिस्फाई नहीं किया तो। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। वही उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर अति हैरान थी, लेकिन विशाखा ने अपना काम कर दिया था। दामिनी जी ने अति के दिमाग में उसे जो बातें डालने के लिए भेजा था वो उसने डाल दी थी। अचानक ही विशाखा बोली, वो मैं वॉक के लिए बैकयार्ड एरिया की तरफ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे क्या? अति हैरानी से बोली, बैकयार्ड एरिया? विशाखा भी फीका सा मुस्कुराकर बोली, हाँ, शेखावत मैंशन का बैकयार्ड एरिया। वहां पर दरवाजा भी है जो पीछे के रास्ते की तरफ खुलता है। सामने वाला दरवाजा तो गार्डों से भरा रहता है, लेकिन पीछे वाला दरवाजा। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और फिर अपने हाथ में पहनी हुई वॉच की तरफ देखते हुए बोली, मेरा वॉक करने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ चली गई और अब अति के दिमाग में उसकी बातें गूंजने लगी, बैकयार्ड एरिया और पीछे की तरफ निकलता हुआ दरवाजा। वो किचन से बाहर आई और उसने एक नज़र सामने जश्न के रूम की तरफ देखा। अति तुरंत बोली, वैसे अब तक तो जश्न जी ने मुझे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी पहली बीवी का मर्डर किया था और जिस तरह से वो कपड़े फाड़ते हैं, कहीं अगर एक चुटकी में उन्होंने मेरा भी काम तमाम कर दिया तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। और वेडिंग नाइट, उन्होंने कहा था कि वो मेरे साथ वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करेंगे, मतलब हम दोनों के बीच। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई और उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसने बाहर दरवाजे की तरफ देखा और खुद से ही बोली, यही मौका है तेरे पास अति, तू भाग जा यहाँ से। वैसे भी सब लोग तुझे गलत समझ रहे हैं, अगर तू भाग जाएगी तो शायद पीछे से सब ठीक हो जाए। और यहाँ इस शहर में रहकर तेरा मकसद शादी और ये सब चीजें करना नहीं है, तुझे अपना मकसद पूरा करना है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई। देखते देखते वो बैकयार्ड एरिया की तरफ आए। वो वहां पर दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां काफी अंधेरा था, बस कुछ लाइट जल रही थी। सामने की तरफ ही झाड़ियों के पीछे दामिनी जी और विशाखा छुपी हुई थी, जो अति की तरफ देख रही थी। अति तुरंत अब दरवाजे के पास आई और उसने हल्का सा दरवाजा खोला तो वो दरवाजा पूरा खुल गया। अगले ही पल अति उस दरवाजे से बाहर निकल गई और विशाखा और दामिनी जी दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। क्या सच में भागना होगा अति के लिए इतना आसान? और किस मकसद की बात कर रही थी अति? अति को घर से भागते हुए देखा दामिनी जी और विशाखा दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। उन दोनों ने एक दूसरे से हाई फाई किया और फिर मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आ गई। अति को घर से भगाकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को घर से भगा दिया। विशाखा तुरंत बोली, मानना पड़ेगा मॉम, वैसे आपका दिमाग तो बहुत चलता है, लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि आप उस अति को मेरी मदद के बिना इस घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। दामिनी जी हंसी और बोली, भला ये बात मैं कैसे ही भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, जो मेरे हर काम में काम आती हो। एक वो अंशुल है जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता और एक तुम हो जिसका दिमाग किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह चलता है। अब तो बस तुम भी जल्दी से कोई अमीर लड़का अपने जाल में फंसा लो ताकि मैं उससे तुम्हारी शादी करवाऊं और फिर तुम भी राज करना। विशाखा जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, और वैसे भी शेखावत के पास कम पैसा है क्या जो मैं किसी और के घर ऐश करने जाऊंगी? मैं तो यहीं पर बैठकर ऐश करूंगी और अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं चाहे जो मर्जी कर सकती हूँ। अति के गम में जश्न भाई डूबने वाले हैं और एक बार फिर से इस घर की सारी बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। दामिनी जी उसकी बात पर खुश हो रही थी। तभी विशाखा बोली, कुछ देर यहीं बैठे क्या मॉम? मेरा मतलब मेरा यहाँ बैठने का मन कर रहा है। आज विशाखा की बात सुनकर दामिनी जी उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि आज तो विशाखा ने सच में उन्हें बहुत खुश किया था।
इसलिए वो दोनों वही सामने टेबल पर बैठ गई और फिर विशाखा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और तुरंत अपनी शॉपिंग लिस्ट दामिनी जी को बनाकर दे दी। दामिनी जी समझ चुकी थी कि वो उसे यहाँ पर क्यों बिठा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अति दरवाजे से बाहर निकली, बाहर आते ही उसके सामने रोड था जो काफी चल रहा था। गाड़ियां तेजी से चल रही थी और हॉर्न की आवाज तो बहुत ज्यादा तेज थी। एक पल के लिए तो अति घबरा गई, लेकिन उसे जल्द से जल्द वहां से भागना था, इसीलिए वो तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, उसके कदम एकदम से रुक गए और साथ ही साथ सांस भी हलक में अटक गई। उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसे देखकर वो बस अपनी जगह पर खड़ी खड़ी फ्रीज हो गई। वहीं वो शख्स उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, गुड अटेम्प्ट बेबी डॉल, बट सॉरी, जश्न सिंह शेखावत की कैद से छूटना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है, और तुम तो उसका फेवरेट कैदी हो जिसे बेशक मैं अपने नजरों के सामने ना रखूं, लेकिन फिर भी मेरा सारा फोकस इस पर रहता है। उसकी बात सुनकर अति के तोते उड़ गए थे। अगले ही पल जश्न ने हल्का सा नीचे झुककर उसे अपने कंधे पर उठाया और फिर उसे आगे के दरवाजे से वापस अंदर लेकर आया। वहीं दूसरी तरफ विशाखा ने अपनी लिस्ट दामिनी जी के फोन में ट्रांसफर कर दी थी और अब वो दोनों घर के अंदर की तरफ आए, और जैसे ही वो दोनों अंदर आए, उनकी नजर सामने हॉल में खड़े हुए जश्न पर गई, जिसके सामने ही अति खड़ी थी और अति का चेहरा झुका हुआ था। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी तुम्हें इस घर में आए थोड़ा ही वक्त हुआ है और तुम्हें बैकयार्ड और पिछले दरवाजे का पता भी चल गया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बेबी डॉल? जरूर तुमने किसी से पूछा होगा या फिर किसी ने तुम्हें जानबूझकर बताया होगा। बताओ मुझे कैसे पता चला तुम्हें पीछे के दरवाजे के बारे में? उन दोनों को वहां पर देखकर विशाखा और दामिनी जी दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी। विशाखा तो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी थी, वहीं दामिनी जी को भी डर लग रहा था। अति अपना सिर झुकाए हुए बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने उस दरवाजे के बारे में बताया था। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न गुस्से से बोला, खबरदार, अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मुझे लोगों के मुंह से सच निकलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है बेबी डॉल, इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। अभी इसी वक्त मुझे उस इंसान का नाम बताओ। उसकी बात सुनकर अति ने अपना चेहरा अपने आसपास घुमाया और उसकी नजर विशाखा पर गई। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में दरवाजे की बात विशाखा ने ही डाली थी। वही विशाखा तुरंत अपना सिर नामे हिलाने लगी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया है। उसे डर लग रहा था कि कहीं अति उसका नाम ना ले दे, क्योंकि अगर अति ने उसका नाम ले दिया तो आज उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। उसे अपना सिर नामे हिलाते देख और डरते देख अति ने एक गहरी सांस ली और फिर जश्न की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी जश्न जी, लेकिन मैं आपको उसे इंसान का नाम नहीं बता सकती। जश्न उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम मुझे मना कर रही हो? ये बोलकर उसने अपना चेहरा घुमाया और एक नजर विशाखा की तरफ देखा तो विशाखा का चेहरा और भी ज्यादा डर से पीला होने लगा। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। अति एक बार फिर से बोली, मैं आपको उसे इंसान का नाम तो तब बताऊंगी ना जब ऐसा कोई इंसान होगा। आप शायद भूल रहे हैं कि इस घर में मेरा आना जाना कई दिनों से चल रहा है, जब से आपकी और अंशिका की एंगेजमेंट हुई है, तो फिर भला कैसे मुझे इस घर के दरवाजों के बारे में नहीं पता होगा। और हल्दी के दिन मैं हल्दी के फंक्शन में शामिल नहीं होना चाहती थी, सिर्फ आपकी वजह से। जिस तरह से आप मेरे आसपास आते थे तो मुझे बहुत अजीब लगता था और मैं नहीं चाहती थी कि लोग हम दोनों को देख, इसीलिए मैं पीछे बैकयार्ड एरिया में थी। उसी दिन मैंने पीछे वाला दरवाजा भी देखा था। उसकी बात सुनकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ बेबी डॉल, वैसे भी तुम्हारी बात ना मानेगा ये जश्न सिंह शेखावत, तो और किसकी ही बात मानेगा? उन दोनों की बातें सुनकर विशाखा और दामिनी जी ने राहत की सांस ली। तभी अचानक से प्रकृति वहां पर आई और दामिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, आप कहाँ गई थी माँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, पूरा घर छान लिया था लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। आप बैकयार्ड एरिया की तरफ थी क्या? उसका सवाल सुनकर दामिनी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं इतनी रात को बैकयार्ड एरिया की तरफ क्यों जाऊंगी? वहां पर तो चुड़ैल रहती हैं, अगर वो चुड़ैल मुझे अपनी तरफ खींच लेती तो? दामिनी जी की बात सुनकर अब अति के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब वहां पर सच में चुड़ैल रहती है और उन लोगों ने उसे चुड़ैल के पास जानबूझकर भेजा था? दामिनी जी गुस्से से बोली, और तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? प्रकृति उनका गुस्सा देखकर मासूमियत से बोली, वो मुझे आपके पैरों की मालिश करनी थी ना, आप रोज रात को पैरों की मालिश करवाती है तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दामिनी जी गुस्से से बोली,
तो फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, करो मेरे पैरों की मालिश, जो बहुत ज्यादा जोरों से दर्द हो रहे हैं। ये बोलकर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले गई। प्रकृति को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि दामिनी जी सच में काफी गुस्से में थी और विशाखा भी अब जल्दी से बोली, मुझे भी अपने सिर की मालिश करवानी है, मैं भी चलती हूँ। ये बोलकर वो भी उन दोनों के पीछे पीछे चली गई। अति बस उन दोनों की तरफ देखती रह गई। अब उसने जश्न की तरफ देखा और बोली, क्या सच में बैकयार्ड एरिया की तरफ चुड़ैल रहती है? जश्न तुरंत बोला, तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अपनी पहली पत्नी का मर्डर कर दिया था, तो उसकी आत्मा अभी तक इस घर को छोड़कर नहीं गई है। वो यही हमारे आसपास भटकती रहती है। ये बोलते हुए उसने अपने आसपास देखा और उसकी बात सुनकर अति एकदम से डर गई थी। वो भी अपने आसपास कुछ ऐसे देख रही थी जैसे सच में वहां पर जश्न की बीवी का भूत हो। तभी जश्न एकदम से उसके चेहरे पर झुका और बोला, और तुम जानती हो उसका फेवरेट एरिया कौन सा है? अति एकदम से डर गई और चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हटी। जिस तरह से जश्न ने सवाल पूछा था, उसकी आवाज बहुत ज्यादा गहरी थी। उसकी गहरी गहरी सांसों का शोर सुनकर जश्न मुस्कुराया और फिर जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपाकर एक बार फिर से उसके करीब हुआ और बोला, उसका फेवरेट एरिया बैकयार्ड एरिया ही है, इसलिए जरा बचकर रहना उस एरिया से, कहीं वो तुम्हें चिपक ना जाए। और मैंने सुना है उसकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल बनी है। अति एकदम से जश्न के सीने से लग गई और जोरों से अपने पैर जमीन पर पटकते हुए बोली, मुझे बचा लीजिए जश्न जी। अब मैं कभी बैकयार्ड एरिया की तरफ नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं तो कभी बैकयार्ड एरिया की तरफ देखूंगी भी नहीं। रात को तो क्या, मैं कभी दिन में भी वहां पर नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए जश्न जी, मुझे अभी मरना नहीं है। अभी तो मेरी बहुत सारी ख्वाहिश है, बच्ची हूं अभी तो मैं, मुझे बहुत सारी चीज करनी है। जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैर रही थी। पहली बार तो अति इस तरह से उसके सीने से लगी हुई थी। अगर इस वक्त अति का बस चलता तो शायद उसके अंदर ही घुस जाती। वो उसकी गर्दन पर झुका और उसे हल्का हल्का किस करने लगा। अति को जब उसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो वो तुरंत पीछे की तरफ हटी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उसका सवाल पूरा होता उससे पहले ही जश्न एकदम से चिल्लाया, चुड़ैल। अति किसी गोली की स्पीड से भी ज्यादा तेज सीधा उसके सीने से आग लगी और बोली, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई, प्लीज प्लीज मुझे बचाइए जश्न जी, प्लीज प्लीज। जश्न ने एक बार फिर से अपनी बाहों में थाम लिया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, जल्दी चलो यहां से। ये बोलकर वो उसे तुरंत सीढ़ियों की तरफ लेकर बढ़ गया था और अति जो उसकी गोद में सिमटी हुई थी वो अपना चेहरा हल्का सा बाहर की तरफ निकालकर पीछे की तरफ देख रही थी। जश्न उसे पीछे की तरफ देखते हुए बोला, पीछे मत देखो, कहीं उसकी नजर तुम पर ना आ जाए। जैसे ही अति ने जश्न की बात सुनी, उसने तुरंत अपना चेहरा वापस जश्न के सीने में छुपा लिया। जश्न उसकी मासूमियत पर हंसने लगा और वो सीधा उसे उसके रूम में ले आया। अति दरवाजे की तरफ देख रही थी कि दरवाजा बंद तो अच्छे से हुआ। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो अब हम हमारी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करते हैं। उसकी बात सुनकर अति के होश उड़ गए। वो बड़ी बड़ी आंखों से जश्न की तरफ देखने लगी और जश्न अपनी शर्ट उतारकर उसके पास आया। वो जैसे ही बेड पर बैठा, अति तुरंत बिस्तर से उठी और बोली, वो मुझे बेड पर सोने की आदत नहीं है। जश्न तुरंत बोला, लेकिन आज हमारी वेडिंग नाइट है और आज तो हम एक दूसरे को प्यार। उसकी बात पूरी होती उससे पहले अति बोली, वो मेरी तबीयत भी खराब है तो मैं वो सब नहीं कर सकती। प्लीज मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। मेरा मतलब है जब मैं उस चीज के लिए रेडी हो जाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल मैं सोफे पर सोने जा रही हूँ, बिस्तर पर मुझे नींद नहीं। ये बोलकर अति जल्दी से तकिया उठाया और सोफे की तरफ भाग गई। जश्न ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोला, लेकिन तुम्हें वहां पर डर तो नहीं लगेगा ना? अति जल्दी से बोली, नहीं, वो चुड़ैल इस रूम में नहीं आ सकती, दरवाजा बंद है ना, तो मैं सो जाऊंगी। ये बोलकर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जश्न उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, ऐसे कैसे तुम सोफे पर सो जाओगी बेबी डॉल, अब तुम खुद मेरे पास आओगी? ये बोलकर उसने अगले ही पल लाइट ऑफ कर दी। अति ने अपनी आंखें बंद की हुई थी जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन जब जश्न ने लाइट ऑफ की तो उसे साफ पता चला। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और कमरे में इधर उधर अपनी नजरें घूमने लगी। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो जश्न के साथ भी नहीं सो सकती थी। जब जश्न ने दिन में ही उसे नहीं छोड़ा था तो रात में तो वो उसे क्या ही छोड़ता, इसीलिए वो उसके साथ सोकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
डर से कांपते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। उसने अपने बाल खुला छोड़े हुए थे, तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बालों के साथ छेड़खानी कर रहा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और पीछे की तरफ पलट कर देखा। अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो जल्दी से बोली, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। ये बोलकर उसने अपने बालों को अच्छे से समेट लिया और फिर दोबारा वापस अपनी आंखें बंद कर ली। वो कांपती हुई आवाज में बोली, देखो मुझे तुम्हारे पति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो उनसे प्यार भी नहीं करती, उन्होंने तो जबरदस्ती मेरे साथ शादी की है। ऐसे में तो मुझे खुद तुम्हारी जरूरत है। मुझे बताओ कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। लेकिन तुम तो खुद मेरे पीछे ही पड़ गई। देखो तुम्हारा और मेरा मकसद एक है और मैंने सुना है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो तुम प्लीज मेरे साथ दोस्ती कर लो। तुम चुड़ैल और मैं इंसान, हम मिलकर जश्न जी को सबक सिखाएंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि उसे एक दरवाजा खुलने की आवाज आई, चर्र। वो डर से एकदम से उछल गई और अंधेरे में ही जश्न की तरफ भागी। उसके हाथ में उसका पिलो था। अंधेरे की वजह से उसे बेड तक नजर नहीं आया। वो सीधा जश्न के ऊपर जाकर गिरी और अगले ही पल जश्न ने उसे अपनी बाहों में भरकर लाइट ऑन कर दी। अति की सांसें बेहद गहरी चल रही थी और वो एक टक जश्न की तरफ देख रही थी। वो जल्दी से बोली, आपकी बीवी पिछले जन्म में आपकी बहन थी क्या? बिल्कुल आपकी तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर जश्न को हंसी आने लगी। शेखावत मेंशन। जश्न अति की बातों पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने जल्दी से अब अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और अति को लेकर हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ सो जाओ। तुम्हें मेरे साथ सोने से डर नहीं लगेगा, लेकिन तुम अकेले सोना चाहती थी। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूं? शायद वो चाहती है कि वो ख्वाहिश जो उसकी पूरी नहीं हुई वो तुम्हारे जरिए पूरी कर सकती है। अति हैरानी से बोली, कैसी कैसी ख्वाहिश? जश्न उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, मुझे सेटिस्फाई करने की ख्वाहिश। अति की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो तुरंत जश्न को धक्का देकर पीछे की तरफ हटते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, लेकिन जब तक तुम उसके ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तब तक वो तुम्हें ऐसे ही डराती रहेगी, और मैंने सुना है चुड़ैलों की बर्दाश्त करने की लिमिट बहुत ज्यादा कम होती है। वो कुछ वक्त तक बर्दाश्त करती है, लेकिन जब सामने वाला उनकी बात नहीं मानता तो वो तुरंत उसे खा जाती है। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ किसी बिल्ली के पंजे की तरह बनाया और अपनी आंखों को भी हल्का सा छोटा किया। अति रोते हुए बोली, तो मुझे आपको सेटिस्फाई करना होगा। आप वही वाला सेटिस्फाई बोल रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूं। जश्न को एक बार फिर से हंसी आ रही थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, हाँ वही वाला सेटिस्फाई, लेकिन चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। तुम बेशक से कुछ मत करो, सारा कुछ मैं करूंगा, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ये चुड़ैल शांत भी हो जाएगी और साथ ही साथ मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अति अपना चेहरा हाँ में हिलाकर बोली, ठीक है, लेकिन प्लीज वो सब मत कीजिएगा। वो सब कर लीजिएगा जो थोड़ा थोड़ा होता है, ज्यादा वाला मत कीजिएगा। मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, सिर्फ 20 साल की। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। जश्न बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, डोंट वरी बेबी डॉल, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। तो क्या अब मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार करूं? आई मीन सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल को सेटिस्फाई करने के लिए। अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। जश्न ने साइड टेबल पर रखे हुए लैंप की तरफ देखा और बोला, लाइट बंद कर देता हूं मैं। ये बोलकर उसने जल्दी से लाइट ऑफ कर दी और फिर अंधेरे में ही अपने होंठ अति की गर्दन पर रखे, लेकिन जैसे ही अति को उसके होठों का टच फील हुआ, वो एकदम से चिल्लाई, प्लीज 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 लाइट ऑन कर दीजिए। जश्न ऊपर की तरफ उठा और अब उसने लाइट ऑन कर दी। अति मासूमियत से बोली, मुझे डर लग रहा है। जश्न उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, जब मैं प्यार करूंगा तो नहीं लगेगा। ये बोलकर उसने वापस अपने होंठ अति की गर्दन पर रखे और उसे शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। उसके हार्ड लिप्स अति की मुलायम से गर्दन पर चल रहे थे और अति की सांस गहरी होने लगी थी। अब तक वो डर से कांप रही थी, लेकिन अब उसकी बॉडी हल्की अकड़ने लगी थी। उसने अपने हाथ जश्न के कंधों पर रख दिए थे और उसके नाखून जश्न के कंधों पर चुभने लगे थे। उसने अपने पैरों को हल्का हल्का खोला और बिस्तर पर कसकर दबाने लगी। जिस तरह से जश्न उसकी गर्दन पर किस कर रहा था, उसे अपनी पूरी बॉडी में एक हलचल सी होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग पर जश्न की बातें भी हावी हो रही थी। वो अपनी आंखें खोलकर बार बार इधर उधर देख रही थी और फिर जैसे ही उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती।
जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसकी कमर को हल्का हल्का सहलाने लगा। अति का दिल अब उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा था और जिस तरह से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और शरीर में हलचल मची हुई थी, वो अपने दिमाग की बातें भूल रही थी और जश्न को महसूस करने लगी थी। उसके हाथ अब धीरे धीरे जश्न की पीठ पर आने लगे थे और जश्न भी उसकी गर्दन को चूमते हुए अब उसकी क्लीवेज की तरफ बढ़ने लगा था। अति ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और जश्न के होठों को खुद पर और भी ज्यादा सुकून से महसूस करने लगी। उसके पैर धीरे धीरे जश्न के पैरों से लिपटने लगे थे और एक वक्त उसने अपने पैरों को पूरी तरह से जश्न के पैरों पर लपेट ही दिया। जश्न उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और उसने हल्का सा अपना चेहरा उठाकर अति की तरफ देखा। अति की आंखें बंद थी। उसकी नजर अति के होठों पर टिक गई जो बेहद गुलाबी और नाजुक लग रहे थे। जश्न अब उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा और एक पल के लिए अति ने अपनी आंखें खोल ली। वो जश्न के चेहरे को देखने लगी। जश्न का चेहरा उसके इतना ज्यादा करीब था जिससे वो उसे अच्छे से देख पा रही थी। वो कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर अब उसके हाथ जश्न के चेहरे पर आ गए और उसने भी जश्न को किस बैक करना शुरू कर दिया। उसका रिस्पॉन्स पाकर जश्न और भी ज्यादा पैशनेट हो गया और उन दोनों की गहरी सांसें आपस में यूं ही घुलती रही। कुछ देर बाद जश्न ने अति के होठों को छोड़ा और उसके गुलाबी होठों को देखने लगा, जो अब सुर्ख लाल हो चुके थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? पति ने जल्दी से अपना सिर नामे हिलाया। सच में उसे अब डर नहीं लग रहा था। जश्न मुस्कुराया और बोला, पता है क्यों नहीं लग रहा? अति ने इशारों में पूछा। क्यों? जश्न एक बार फिर से मुस्कुराकर बोला, क्योंकि अब वो चुड़ैल यहां से चली गई। तुमने उसके पति को खुद को प्यार करने दिया तो वो भी खुश हो गई। अब तुम ऐसे ही मुझे खुद को प्यार करने देना ताकि वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं और तुम्हें भी डर ना लगे। तुम मुझे खुद को प्यार करने दोगी ना? उसकी बात सुनकर अति ने कांपते हुए होठों के साथ कहा, हाँ। जश्न उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया और फिर उसके ऊपर से हट गया। अति तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, लेकिन अगर वो वापस आ गई तो? ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। जश्न उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अगर तुम यूं ही मेरे सीने से लगी रहोगी तो वो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम दूर हुई तो फिर वो वापस आ जाएगी, इसलिए अब तुम मुझसे दूर मत जाना, ओके? उसकी बात सुनकर अति ने एक बार फिर से अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके सीने से लगकर यूं ही सो गई। तकरीबन 5 मिनट में ही उसे नींद आ गई थी और अब जश्न उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी बेबी डॉल सच में बेबी डॉल थी, बेहद मासूम और खूबसूरत, इसलिए वो उस पर से अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रहा था। लेकिन कब उसे देखते देखते वो सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त, ठाकुर मैंशन। अनीता जी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग रही थी और मनोहर जी हेड चेयर पर बैठे थे। अनीता जी ने एक सर्वेंट को अंशिका के रूम में भेजा और एक सर्वेंट को विहान के रूम में। इतने वक्त में उन्होंने मनोहर जी को खाना सर्व कर दिया था, लेकिन मनोहर जी ने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया था। उनका मन नहीं कर रहा था, वो बस इसलिए वहां पर आकर बैठे थे ताकि पूरी फैमिली एक साथ हो और उनका मन हल्का हो सके। तभी वो सर्वेंट जो अंशिका और विहान को बुलाने गई थी, वो वापस आई और अनीता जी की तरफ देखते हुए बोली, ना ही अंशिका मैडम ब्रेकफास्ट करना चाहती है और ना ही विहान सर। उस सर्वेंट का जवाब सुनकर अनीता जी ने गुस्से से मनोहर जी की तरफ देखा और बोली, ये सब आपकी वजह से हो रहा है डैड। अगर आप उस लड़की को इस घर में नहीं रखते ना, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। उसने न सिर्फ मेरी अंशिका का दिल तोड़ा, उससे उसकी खुशियां छीन ली, बल्कि उसकी वजह से विहान भी हट है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि विहान को उसमें दिखा क्या जो वो उसे लड़की को पसंद करने लगा। एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है वो, उसने मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही मनोहर जी बोले, इसमें अति का कोई कसूर नहीं है अनीता। अनीता जी बिफरते हुए कर बोली, अभी भी आप ये कह रहे हैं डैड कि उस लड़की का कोई कसूर नहीं है? मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि आपको उसे लड़की की कमियां कब नजर आएंगी। उस लड़की ने इस घर की खुशियों को आग लगा दी। उस लड़की की वजह से सारा मुंबई हम पर हंस रहा है। कैसे हमारे ही घर में शादी के मंडप में हमारी बेटी बिन ब्याही रह गई और कोई और इस घर की उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया, जो इस घर की सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से यहाँ पर रह रही थी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मेरा तो मन कर रहा है मैं उसे लड़की की जान ले लूं। मनोहर जी अपनी जगह से उठते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। अच्छा होगा तुम अति पर ध्यान देने की बजाय इस वक्त अंशिका और विहान पर ध्यान दो। उन्हें तुम्हारी ममता की जरूरत है, ना कि किसी और को तुम्हारी नफरत की।
हकीकत यही है कि अब जश्न और अति की शादी हो चुकी है तो उन्हें एक दूसरे के साथ खुश रहने दिया जाए। तुम अपने बच्चों को संभालो। ये बोलकर वो अपने कमरे में चले गए और उन्हें जाते देख अब अनीता जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं अपने बच्चों को संभालूं और वो लड़की वहां पर ऐश करें? बिल्कुल भी नहीं। उस लड़की ने मेरे बच्चों के साथ जो किया है ना, उसके बाद मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे तो अब मैं इतना तड़पाऊंगी कि वो याद रखेगी। उसे क्या लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है? नहीं, अभी उसने अनीता ठाकुर का असली रूप नहीं देखा। अगर मैं उसे इस घर में जगह दे सकती हूं ना, तो मैं उसे इस दुनिया से विदा भी कर सकती हूं। अब मैं उसे उसकी असली औकात जरूर बताऊंगी। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर अति के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंशिका अपने रूम में थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो जल्दी से बोली, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। अभी फिलहाल इतने दिन नहीं हुए हैं, इसीलिए ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन 15 दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सामने से आवाज आए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम जैसे तैसे 15 दिन काट लो। 15 दिन बाद उस शेखावत मेंशन में तुम्हारी टिकट कंफर्म है। उसकी बात सुनकर अंशिका शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, थैंक यू सो मच, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे भिजवाती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर किसी और को कॉल किया और एक अकाउंट पर कुछ पैसे भेजने के लिए कहा। तभी दरवाजे पर अनीता जी आई और अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, किसे पैसे भेज रही हो तुम? मुझे तो लगा था तुम इस वक्त। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंशिका अपनी जगह से उठते हुए बोली, क्या लगा था आपको कि मैं हार कर बैठ जाऊंगी? नो मॉम, बिल्कुल भी नहीं। अंशिका ठाकुर ने हारना नहीं सीखा। अगर उस जश्न को लगता है कि वो मुझे सीढ़ी बनाकर उस अति को हासिल कर लेगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं किसी और को उसके आसपास भी नहीं रहने दूंगी और अपना हक मैं किसी भी तरह लेकर रहूंगी। उसकी बात सुनते हुए अनीता जी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वही विहान भी अपने कमरे में था और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो अति की पिक्चर देख रहा था जो उसके फोन में थी। वो उन पिक्चर्स की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी अति को मुझसे छीन लोगे? बहुत पैसा और पावर है तुम्हारे पास तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, अगर तुम शेखावत हो तो मैं भी ठाकुर हूँ। अपनी अति को तो मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन, अति सुबह 6 बजे ही उठ गई थी और उठते ही उसने जश्न की तरफ देखा। वो बस किसी भी तरह जश्न से पहले उठाना चाहती थी ताकि वो अच्छे से शावर ले सके, अच्छे से रेडी हो सके, वरना अगर जश्न उसके साथ होता है या उससे पहले उठता तो जश्न तो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करता। कभी उसके कपड़े फाड़ता तो कभी उसे अपनी गोद में उठाता। अभी वो फिलहाल साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी थी और तैयार हो रही थी। तभी उसे कल की बात याद आई जब जश्न ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। वो पल याद करते हुए अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसी वक्त जश्न की आंख खुली और उसने भी आंखें खोलते ही अति को ढूंढना शुरू किया और अति पर नजर जाते ही वो बस उसकी तरफ देखता रह गया। येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी में वो कयामत लग रही थी। वो अब हल्का सा अपने बिस्तर पर ऊपर की तरफ उठा और अपना सिर पीछे हेडरेस्ट पर लगाते हुए बोला, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उसकी आवाज सुनकर अति की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई। उसने तुरंत पलटकर जश्न की तरफ देखा। शर्टलेस जश्न जिस तरह से ऊपर होकर बेड पर बैठा था, वो इस वक्त बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मॉर्निंग ग्लो उसके चेहरे को भी काफी दिलकश बना रहा था। अति अपनी बढ़ती हुई धड़कनों से कुछ पलों से यूं ही देखती रही और फिर तुरंत उसने अपना चेहरा जश्न के ऊपर से हटा लिया। तो जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, जरा इधर आना। अति धीमे धीमे कदमों से उसके पास आई। वो उसकी तरफ देखा नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही वो जश्न के पास पहुंची, जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। ब्लाउज शॉर्ट होने की वजह से जश्न का हाथ पूरी तरह से उसकी पीठ पर फैल चुका था और इतने में ही अति की सांसें गहरी होने लगी। क्या कहेगा अब जश्न अति से? क्या विहान, अंशिका और अनीता जी मिलकर कर पाएंगे? जश्न और अति को दूर शेखावत मेंशन अति आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। जब जश्न ने उसे बुलाया तो वो जश्न की बात सुनकर उसकी तरफ आई। इस वक्त उसने येलो कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी। जश्न ने उसकी तारीफ की और उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया तो अति एकदम से सिहर उठी। उसे जश्न का हाथ पूरी तरह से अपनी पीठ पर महसूस हो रहा था। ब्लाउज काफी ज्यादा शॉर्ट था और साड़ी भी उसने काफी नीचे बांध रखी थी। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे और जश्न की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अगले ही पल उसने अति को सीधा अपने ऊपर गिरा लिया। अति की हल्की सी आह निकल गई।
जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, बड़ी नाजुक हो तुम। अति तुरंत बोली, तो और क्या लोहे की बन जाऊं? वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे लोहे की बनना पड़ेगा, वरना यहाँ पर तो मैं नहीं रह सकती। जश्न हंसा और बोला, क्यों? यहाँ पर क्या है? अति मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ पर चुड़ैल रहती है। जश्न तुरंत बोला, तो लोहे की बनने के बाद क्या तुम चुड़ैल से बच जाओगी? अति तुरंत बोली, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूं ना। जश्न उसकी कमर पर अपना हाथ चलाते हुए बोला, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम सुबह सुबह रेडी क्यों हो रही हो? अति मुंह बिचका कर बोली, तो और क्या वापस हो जाऊं? जश्न उसके माथे पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, सुबह सुबह बीवी अपने पति को प्यार करती है और एक तुम हो कि अपने पति पर प्यार लुटाने की बजाय उसे मुंह बनाकर दिखा रही हो। अति मासूमियत से बोली, जो मुझे बनाना आता है मैंने बना दिया, अब प्यार करना मुझे नहीं आता तो मैं क्या ही करूं? जश्न उसे तुरंत बिस्तर पर दोबारा पटकते हुए बोला, तो फिर क्या मैं तुम्हें प्यार करना सिखा दूं? ये बोलकर वो जैसे ही उसके ऊपर झुका, अति तुरंत उसके सीने पर अपने हाथ रखकर बोली, चुड़ैल सिर्फ रात को आती है, सुबह नहीं आती। जश्न कुछ पल उसे देखता रहा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लेकिन वो वाली चुड़ैल स्पेशल है। उसकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, तो उसने स्पेशल परमिशन ली थी कि उसे रात के साथ साथ सुबह भी भटकने की इजाजत दी जाए। उसकी बात सुनकर अति तुरंत बोली, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना? जश्न जल्दी से बोला, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं? बेवकूफ उन लोगों को बनाया जाता है जिनमें दिमाग कम हो, क्या तुम्हें तुम्हारा दिमाग कम लगता है? अति ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया। जश्न मुस्कुराया और बोला, तो बस फिर इतना सोच क्यों रही हो? और मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? तुम तो मेरी बीवी हो, मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। इसलिए प्यार करना चाहता हूँ ताकि मेरी दूसरी बीवी जो मर गई उसकी आत्मा खुश रहे और वो तुम्हें परेशान ना करे। मैं तो तुम्हें परेशानियों से बचाना चाहता हूँ। अति नाक सिकुड़ते हुए बोली, तो मुझे इन परेशानियों में फंसाया भी आपने है। ना आप मुझसे शादी करते और ना ही आपकी उस चुड़ैल बीवी की नजर मुझ पर आती। अब वो पता नहीं मुझे कैसी कैसी नजरों से देख रही होगी। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमाया। जश्न उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम मुझे जरा सा प्यार करने दोगी तो वो चुड़ैल पूरा दिन तुम्हें परेशान नहीं करेगी, इसलिए बस जल्दी से कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, पक्का? फिर वो मुझे सारा दिन परेशान नहीं करेगी? बेशक से मैं सारा दिन कुछ भी करूं। जश्न ने अपना सर हाँ में हिलाया। अति ने अब अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली। अगले ही पल जश्न उसकी गर्दन पर झुका और उसे लव बाइट देने लगा। अति दर्द से तड़प उठी, उसके हाथ जश्न की पीठ पर आ गए थे और उसके चेहरे पर उसका दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने जश्न को खुद से दूर नहीं किया और ना ही जश्न ने उसे छोड़ा। वो लगातार उसे एक ही जगह पर लव बाइट देता रहा, जिसकी वजह से अति की गर्दन पर गहरा लाल निशान हो गया था। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और उससे पीछे की तरफ हटते हुए बोला, अब वो चुड़ैल सारा दिन तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम सारा दिन अपना एंजॉय कर सकती हो। अति गुस्से से बोली, मैंने चुड़ैलों को खून पीते तो देखा है, लेकिन खून पिलाते हुए पहली बार देख रही हूं। ये बोलते हुए वो गुस्से से जश्न को देख रही थी। जश्न बिल्कुल चुप रहा। अति तुरंत बोली, अब चुड़ैल ने आपको मेरे ऊपर लेटे रहने के लिए भी कहा है क्या? जश्न ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया। अति मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी तो जश्न अब उसके ऊपर से हट गया। वो बिस्तर से उठा और बोला, मेरे लिए कपड़े निकाल दो। अति जल्दी से बोली, लेकिन मैं आपके लिए कपड़े कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे क्या पता आपको कौन से कपड़े पहनने हैं? जश्न हंसा और बोला, ये साड़ी तुम पर कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। बोलते हुए उसकी हंसी कम हो गई थी और उसकी नजरें अति पर गहरी हो गई थी। अति को जैसे ही उसकी बात का मतलब समझ आया, वो तुरंत खुद को अपने हाथों से कवर करते हुए बोली, निकाल रही हूं ना, धमकी क्यों दे रहे हैं? ये बोलकर वो जल्दी से क्लोजेट की तरफ भाग गई और जश्न वॉशरूम के अंदर चला गया। तकरीबन 20 मिनट बाद वो शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त वो एक टॉवल में था जो उसकी कमर पर लिपटा हुआ था और उसकी हार्ड चेस्ट बाहर की तरफ उभरी हुई उसे एक अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। अति जो वहीं पर जश्न के कपड़े टेबल पर रख रही थी, उसने जैसे ही पलट कर जश्न की तरफ देखा वो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। चेस्ट पर ठहरी हुई पानी की बूंदें और गीले बाल जिन्हें उसने अपनी उंगलियों से एकदम से झड़काया तो पानी की बूंदें दूर तक जा गिरी। अति को ऐसा लग रहा था जैसे उन पानी की बूंद की सबसे ज्यादा जरूरत उसे है, क्योंकि जश्न को देखते हुए उसे एक अजीब सी प्यास लगने लगी थी।
जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने मेरे कपड़े निकाल दिए? अति एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, हाँ मैंने निकाल दिए। ये बोलते हुए वो टेबल से दूर हट गई। जश्न उसकी तरफ देखते हुए टेबल के पास आया और बोला, नाइस चॉइस। ये बोलते हुए वो अपने कपड़ों की तरफ देख रहा था जिसमें अति ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट निकाली थी, साथ में ब्लैक कलर का ही ब्लेजर था। अति ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, अब मैं नीचे जाऊं? आप रेडी होकर नीचे आ जाइएगा। जश्न ने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी हाँ समझकर अति वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक ही जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुमने मेरे लिए कपड़े निकाल तो दिए, लेकिन मुझे कपड़े पहनाएगा कौन? अति कांपती हुई आवाज में बोली, आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो मुझे आपको कपड़े पहनाने पड़ेंगे? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति तेजी से बोली, मैंने कब मना किया? मैं तो खुद चाहती हूं मैं आपको कपड़े पहनाऊं। ये बोलकर उसने जल्दी से जश्न की शर्ट उठाई, पर फिर वो अचानक रुक गई क्योंकि जश्न की पूरी चेस्ट पर पानी था। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले इसे टॉवल से साफ करो। अति ने पहले तो अपने सूखते हुए होठों को हल्का सा तर किया और फिर जल्दी से साइड में रखा हुआ टॉवल उठाया और उससे जश्न की चेस्ट साफ करने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और जश्न की नज़र उसके चेहरे पर थी जो लाल होता जा रहा था। उसने अति की कलाई को पकड़ लिया और कभी उसका हाथ अपनी चेस्ट से ऊपर उठाता तो कभी वापस अपनी चेस्ट पर रखता। अति कांपने लगी थी। जश्न ने उसके हाथों से टॉवल लिया और बोला, अब शर्ट पहनाओ। अति ने तुरंत शर्ट उठाई और उसे जश्न के कंधों पर अटका दिया, लेकिन अब उसे शर्ट के बटन भी बंद करने थे। उसकी गहरी सांसों को महसूस कर जश्न मुस्कुराते हुए बोला, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? अपने ही पति को शर्ट पहना रही हो? अति तुरंत बोली, आप क्या जाने मेरे दिल का हाल। आपको पता है मेरे दिल में इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बम ब्लास्ट होने वाला है। जो धड़कने कभी मुझे सुनाई भी नहीं देती थी वो अब मेरे कानों में शोर मचा रही हो और ऐसा लग रहा है जैसे कोई म्यूजिक बज रहा है जिस पर मैं डांस कर रही हूँ। लेकिन वो डांस नॉर्मल नहीं बल्कि मैं कांप रही हूँ। मेरे हाथ पैर खुद हिले जा रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है ये क्यों हिल रहे हैं। ये बोलते हुए वो अपने हाथ की तरफ देख रही थी जो सच में कांप रहा था। उसकी हालत देखकर जश्न मुस्कुराया। उसने उसकी कमर को अपने हाथों में थामा और बोला, अब नहीं होगा वो डांस, अब मेरी शर्ट के बटन बंद करो। अति ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। जैसे तैसे अति ने जश्न की शर्ट के बटन बंद कर दिए थे, लेकिन अब बारी उसे पेंट पहनाने की थी। वो तुरंत पीछे हटते हुए बोली, मैं आपको पेंट कैसे पहना सकती हूँ? कितना अजीब लगेगा। प्लीज अपने आप पेंट पहन लीजिए ना। जश्न तुरंत बोला, अजीब क्या लगेगा? पति हूं मैं तुम्हारा, चुपचाप पहनाओ मुझे वरना पहले मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगा और फिर मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। अति गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे आप पागल खाने से छूटे हुए इंसान हैं। भला ऐसे कपड़ों को काट फाड़ कौन करता है? अपने अपने कपड़े खुद पहनने पड़ते हैं। ना ही कोई हमारे कपड़े उतारता है और ना ही कोई हमारे कपड़े पहनता है। पर नहीं, आपके तो अलग ही असूल है। अगर पता होता ना कि आप मुझे ऐसे परेशान करेंगे तो मैं चुड़ैल को रिश्वत दे देती, लेकिन यहां से तो भाग कर रहती। ये बोलते हो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जश्न उसके करीब हुआ और बोला, मतलब तुम मुझे पेंट नहीं पहनाना चाहती? अति गहरी सांसें लेते हुए बोली, कोई और ऑफर नहीं है क्या? जश्न तुरंत बोला, है तो सही, लेकिन अगर तुम चाहो तो। अति मायूसी से बोली, इस वक्त तो कोई भी ऑफर चलेगा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मुझे एक किस देनी पड़ेगी। अति ने अपना माथा पीट लिया और बोली, आगे कुआ पीछे खाए, कहाँ जाएगी बेचारी लुगाई। उसकी बात सुनकर जश्न ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। अति तुरंत बोली, एक किस करनी है ना बस। जश्न ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, बस एक किस। अति मुस्कुराई और बोली, ठीक है। ये बोलकर उसने जल्दी से जश्न का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और अगले ही पल उसने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। लेकिन उसने उसके गालों से अपने होंठ हटाए नहीं बल्कि लगातार चिपकाए रखे और अजीब सी आवाज निकालते हुए फिर अचानक ही उसने एक झटके से जश्न को छोड़ा और पीछे की तरफ हट गई। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी थी जैसे उसने अच्छी खासी दिहाड़ी लगाई हो। वो तुरंत बोली, अब मैं चलती हूँ, आप पैंट पहनकर नीचे आ जाइएगा और हाँ पेंट पहन कर आइएगा, कहीं पेंट लेकर ही मत आ जाइएगा कि तुम ही मुझे पेंट पहनाओ। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गई और उसकी बात सुनकर जश्न हंसने लगा।
अब उसने उसे रोका नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी था। उसने अब खुद से ही अपने कपड़े पहने और आकर ड्रेसिंग के सामने तैयार होने लगा। अपनी लुक्स को देखकर उसके खुद के चेहरे पर सी तिरछी सी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ अति नीचे हॉल में आए जहां पर दामिनी जी हॉल में ही बैठी थी। अति उनके पास जाते हुए अपने आसपास देख रही थी कि कहीं चुड़ैल का साया उस पर तो नहीं है। उसने जल्दी से जाकर दामिनी जी का आशीर्वाद लिया और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग सासू माँ। दामिनी जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एक्चुअली वो क्या है, मुझे तुमसे पूछना था, तुम्हें कुकिंग आती है या नहीं? वैसे तो अगर देखा जाए तो तुम्हारी आज पहली रसोई की रस्म है, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम इस रस्म को स्कीप भी कर सकती हो। ये बोलते हुए उन्होंने अपना चेहरा मायूसी भरा बना लिया। अति तुरंत बोली, नहीं सासू माँ, मैं ये रस्म जरूर करूंगी। आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है? दामिनी जी मुस्कुराई और बोली, राजमा चावल, छोले भटूरे, कोरमा पनीर बिरयानी, 2 तरह के पराठे और 2 तरह की पूरियां, मीठे में हलवा, बेसन के लड्डू और गुलाब जामुन बना लेना, और रायता और सलाद तो होगी ही। इतना सारा खाना सुनकर अति के होश उड़ गए। हालांकि उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था और कुकिंग तो उसे बहुत अच्छी आती थी, लेकिन इतना सारा खाना बनाना इजी काम नहीं था। तभी अचानक से ही सीढ़ियों की तरफ से आवाज आए, किसी के बाप की दावत है यहाँ पर जो इतना सारा खाना बनेगा? जश्न की आवाज सुनकर दामिनी जी का गला सूखने लगा। वहीं अति ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा। जश्न जाकर अति के सामने खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या, जो तुम ऐसी रस्म करोगी? जश्न सिंह शेखावत की बीवी हो तुम? अति तुरंत बोली, बेशक से मैं आपकी बीवी हूं, लेकिन पहली रसोई की रस्म तो सभी दुल्हनों की होती है ना, तो फिर मेरी क्यों नहीं होगी? जश्न बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि जश्न सिंह शेखावत को नहीं पसंद। अति भी गहरी आवाज में बोली, लेकिन अगर मैं खुद ये रस्म करना चाहूं तो क्या आप मुझे ये रस्म नहीं करने देंगे? उसकी बात सुनकर अब जश्न ने कुछ नहीं कहा, वो यूं ही उसे देखता रहा। वहीं दामिनी जी जल्दी से बोली, अगर वो रस्म करना चाहती है तो तुम उसे रोक क्यों रहे हो जश्न? अगर इतना सारा खाना वो नहीं बना सकती तो मीठे में ही कुछ बना दे। अति जल्दी से बोली, बेसन के लड्डू बनाऊंगी मैं, मुझे बेसन के लड्डू खाना भी पसंद है और बनाना भी। ये बोलते हुए वो जश्न की तरफ देख रही थी और दुआ कर रही थी कि जश्न हाँ बोल दे। तभी जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जाओ, आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे के अंदर अंदर लड्डू रेडी होने चाहिए, वरना। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। वही अति उसकी धमकी सुनकर तुरंत वहां से गायब हो गई। वो सीधा किचन में चली गई। हालांकि उस किचन में वो पहली बार कुछ बनाने वाली थी। उस कुछ पता नहीं था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, लेकिन उसे आधे घंटे के अंदर अंदर अब बेसन के लड्डू बनाने थे। क्या होगा अति की पहली रसोई की रस्म में? क्या जश्न और अति की बढ़ती ये नजदीकियां उनके दुश्मनों की नफरत को और भी ज्यादा बढ़ाएंगी? शेखावत मैंशन अति किचन में खड़ी थी और उसके सामने ही कुछ सर्वेंट भी खड़े थे। वो उन सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जल्दी से आप बेसन के लड्डू बनाने का सारा सामान दे दीजिए। वो सर्वेंट आगे की तरफ आते हुए बोली, आप प्लीज आराम कीजिए मैम साहब, हम आपके लिए बेसन के लड्डू बना देंगे। अति तुरंत बोली, मैंने कहा ना, वो बेसन के लड्डू मुझे बनाने हैं। पहली रसोई की रस्म मेरी है या तुम्हारी? जश्न जी से शादी तुम्हारी हुई है या मेरी? सौतन चुड़ैल, मेरा मतलब है उनकी पहली बीवी से मैं निपट रही हूं या तुम? आई बड़ी लड्डू बनाने वाली, चुपचाप मुझे सारा सामान निकाल कर दो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्का हल्का गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से में वो बहुत क्यूट लग रही थी। उस सर्वेंट ने सारा सामान जल्दी से निकालकर गैस काउंटर पर रख दिया और अब पीछे की तरफ हट गई। अति ने चाकू उठाया और वो चाकू उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, चुपचाप यहां से बाहर चली जाओ, बेसन के लड्डू मैं खुद बनाऊंगी, मुझे तुम लोगों की हेल्प नहीं चाहिए। वो सर्वेंट अपना सर झुका कर बोली, लेकिन अगर हम बाहर गए तो जश्न सर हमें जॉब से ही बाहर निकाल देंगे। अति तुरंत वो चाकू ऊपर की तरफ उठाते हुए बोली, और अगर तुम बाहर नहीं गई तो बाकी तो पता नहीं, लेकिन कहीं तुम दुनिया से ही बाहर ना चली जाओ। उसकी धमकी सुनकर अब जल्दी से वो सर्वेंट वहां से चली गई और अति ने अब उस सामान की तरफ देखा। उसे बेसन के लड्डू बनाने आते थे, लगभग से ही उसके दाएं हाथ का काम था। उसने जल्दी से सारा सामान मिक्स करना शुरू किया। पहले उसने एक बर्तन गैस पर रखा, उसमें घी डाला और फिर बेसन वगैरह डालने लगी। उसने चाशनी वगैरह भी बना ली थी और तकरीबन 15-20 मिनट में ही उस पूरी रसोई में बेसन के लड्डू की खुशबू फैलने लगी थी।
हालांकि अभी तक लड्डू बन नहीं थे, बस मिक्सर बना था, बस लड्डू बनाने बाकी रह गए थे। अति उस मिक्सर की तरफ देखते हुए बोली, अभी भी 8 मिनट बाकी है, 8 मिनट में मैं ये लड्डू भी बना लूंगी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियां पीछे की तरफ की और फिर लड्डू का मिक्सर अपने हाथ में लेकर अपना दूसरा हाथ उस पर रखने लगी ताकि उस लड्डू को गोल गोल घुमा सके। लेकिन अचानक ही किसी ने उसका दूसरा हाथ पीछे की तरफ कर दिया और उस मिक्सर पर अपना हाथ रख दिया। अति ने पलटकर उस इंसान की तरफ देखा। वो इंसान कोई और नहीं जश्न था, जिसका हाथ अति के हाथ पर था और उन दोनों के हाथों में लड्डू का मिक्सर रखा हुआ था। अति नीचे से अपना हाथ हल्का हल्का मूव कर रही थी और जश्न ऊपर से अपना हाथ गोल गोल चला रहा था। अति की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। जश्न उस लड्डू को ऊपर से बनाते हुए बोला, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अति उसके चेहरे में खोई हुई बोली, मुझे भी। जश्न मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अति एक बार फिर से बोली, मुझे भी। जश्न की मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो तुरंत बोला, मुझे खाना बहुत पसंद है। अति भी एक बार फिर से बोली, मुझे भी। जश्न ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपनी तरफ घुमा कर बोला, मुझे तुम्हें खाना पसंद है। ये बोलकर उसने अब अति के हाथ पर रखा हुआ वो लड्डू उठा लिया, जो पूरा गोल हो चुका था, और उसे अति के होठों पर रख दिया। अति जैसे ही जवाब देने के लिए अपने होठों को खोलने लगी, वो लड्डू थोड़ा सा उसके होठों में चला गया और अगले ही पल जश्न ने उस लड्डू के ऊपर से अपने होठ रख दिए। वो लड्डू अभी अभी ताज़ा बना था तो इसीलिए वो बिखरने लगा। सारा लड्डू का चूर चूर अति के ऊपर बिखर रहा था और थोड़ा जश्न के होठों में अंदर की तरफ जा रहा था और थोड़ा अति के होठों के अंदर, और आखिर अब वो लड्डू उन दोनों के होठों से हट चुका था और उन दोनों के होंठ आपस में मिल चुके थे। अति कुछ सोच समझ ही नहीं पाई और जश्न ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया था और वो बेसन के लड्डू का टेस्ट उन दोनों के अंदर घुल रहा था। अति की धड़कनें हद से ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो पूरी तरह से सिहर उठी थी। जश्न ने उसकी कमर को अब कसकर थाम लिया था और भी ज्यादा पैशनेट होकर उसे किस करने लगा था। जब उस लड्डू का पूरा टेस्ट गायब हो गया तो जश्न ने अति के होठों को छोड़ा और बोला, लड्डू सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे। अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने तुरंत शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक लड्डू और खिलाओगी क्या? अति ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, जब नई बहू घर में कुछ बनाती है तो पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। जश्न व्यंग्य से हंसा बोला, ओह रियली? फिर तो बिल्कुल सही हुआ जो मैंने उस लड्डू को सबसे पहले टेस्ट किया, क्योंकि अपनी दुनिया का तो जश्न सिंह शेखावत ही भगवान है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। तभी दामिनी जी वहां पर आई और उन दोनों को हैरानी से देखने लगी। नीचे बिखरा हुआ लड्डू और सामने की तरफ रखा हुआ लड्डू का मिक्सर देखकर वो तुरंत बोली, अभी लड्डू बने नहीं क्या? अति जल्दी से बोली, वो मैं बस। जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, जिसने जिसके लिए जो बनाना था वो बन चुका हूँ, जिसे जो खाना था वो खा चुका। अब बाकी अगर कोई बेसन के लड्डू खाना चाहता है तो खुद से बनाए और खुद से खा ले। जश्न सिंह शेखावत की बीवी नौकर नहीं है किसी की जो उसे लड्डू बना बनाकर खिलाएगी। ये बोलते हुए उसकी नजरें अति पर और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अगले ही पल अब उसने अति को लेकर बाहर की तरफ जाना शुरू कर दिया। दामिनी जी बस उन दोनों की तरफ देखती ही रह गई। अति जश्न को देखते हुए तुरंत बोली, लेकिन मेरी पहली रसोई की रस्म। बोलकर वो चुप हो गई क्योंकि जश्न तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। जश्न उसे बाहर की तरफ लेकर आया और बोला, बताओ क्या चाहिए? अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न मुस्कुरा कर बोला, बताओ ना क्या चाहिए? अति हैरानी से बोली, मतलब क्या है आपका? जश्न एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अभी अभी तुमने पहली रसोई की रस्म की है ना, तो मेरा मतलब है तुम्हें पहली रसोई का नेक चाहिए होगा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे। तभी जश्न कुछ सोचते हुए बोला, तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हो ना? आई मीन जो स्टडी बीच में छूट गई थी तुम उसे पूरा करना चाहती हो ना? अति की आंखें बड़ी हो गई। जश्न को उसके बारे में ये कैसे पता? लेकिन फिर उसने खुद ही एक गहरी सांस ली, ये सोचकर कि जब जश्न उसके बारे में बाकी सब चीज जानता है तो ये भी जानता ही होगा। जश्न ने वही साइड में रखा हुआ एक एनवलप उठाया और उसे अति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन पेपर। तुम्हारा एडमिशन इस शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज में हुआ है। अब तुम अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स पूरा कर सकती हो। तुम दिल्ली कॉलेज जाओगी और बहुत जल्द ही तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट होगा।
वो एडमिशन पेपर्स देखते हुए अति का दिल जोरों से धड़क उठा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जश्न उसे इस तरह से अपने सपने पूरे करने का मौका देगा। जश्न से उसे सच में ऐसी उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जश्न अब तक उसके साथ जबरदस्ती ही करता आया था। हालांकि उसकी जबरदस्ती बहुत अलग तरह की थी। वो कभी उसे फिजिकली टॉर्चर नहीं करता था, मेंटली भी अगर कहा जाए तो मेंटली टॉर्चर भी नहीं था, बस जिद्दी थी, उसे अपना बनाने की जिद, और वो उसने उसे अपना बनाकर पूरी कर ली। इसके अलावा उसने कभी उसे कोई तकलीफ नहीं दी थी। अति कांपते हुए हाथों से वो एडमिशन पेपर्स लेने लगी, लेकिन तभी जश्न ने उन पेपर्स को पीछे की तरफ खींच लिया और बोला, इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जाओ जाकर अपनी लिपस्टिक लगा कर आओ। वो लिपस्टिक जो मैंने खा ली और अब वो तुम्हें दोबारा लगानी पड़ेगी। अति को समझ नहीं आया जश्न उसके सामने ये शर्त क्यों रख रहा है, लेकिन वो चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक से जश्न बोला, और हाँ, ये वाला फ्लेवर मत लगाना, मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई दूसरा लगाना जिसे खाने में थोड़ा मजा आए। ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंटेंस थे। आदि का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। अब वो भागते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई और आकर आईने के सामने खड़ी हुई। उसकी बढ़ती हुई धड़कनें उसके सीने से साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने होठों की तरफ देख रही थी जहां पर उसने कुछ देर पहले रेड लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन अब वो रेड लिपस्टिक हट चुकी थी, लेकिन उसके होंठ वैसे ही एकदम सुर्ख लाल नजर आ रहे थे। अति ने अपनी उंगलियों से अपने होठों को हल्का सा छुआ तो उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। जश्न ने उसे बहुत ही ज्यादा शिद्दत से किस जो किया था। उसकी आंखों में हल्की सी मदहोशी छाने लगी और उसने सामने रखी हुई अपनी लिपस्टिक की तरफ देखा और फिर रेड लिपस्टिक ना लगाकर दूसरी न्यूड लिपस्टिक उठाई और उसे अपने होठों पर अप्लाई कर लिया। उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट भी थी जो उसके होठों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ दामिनी की जश्न की तरफ देखते हुए बोली, हमने सोचा था तुम शादी करोगे तो उस शादी की रस्में हम धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन ये पहली रसोई की रस्म देखकर हम समझ सकते हैं कि तुम्हें हमारी बातें मानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम भी अब कुछ नहीं कहेंगे। जश्न एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, आप भी जानती हैं बहुत अच्छी तरह से कि मैं फालतू की चीजों में विश्वास नहीं रखता। ये पहले रस्म, दूसरी रस्म आई जस्ट डोंट केयर अबाउट। मेरी बेबी डॉल कोई सर्वेंट नहीं है जो किचन में खाना बनाती फिरेगी। जश्न सिंह शेखावत की बीवी है वो। जब जश्न सिंह शेखावत ने कभी पानी का गिलास नहीं उठाया तो वो कैसे उठा लेगी? दामिनी जी उसकी बात का कोई जवाब दे ही नहीं पाए। वो बस जैसी तुम्हारी मर्जी बोलकर चुप हो गई। वहीं जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। तभी अति सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए। इस वक्त वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। उसे वो एडमिशन पेपर्स देखने थे कि जश्न ने उसका एडमिशन कौन से कॉलेज में करवाया है। वो एक बार फिर से जश्न के सामने आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, एडमिशन पेपर्स। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी बेबी डॉल, लेकिन वो एडमिशन पेपर्स अभी भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो एडमिशन पेपर्स तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। अति मुंह बनाते हुए बोली, आप इंसान हैं या फिर कोई टूटी हुई चप्पल? बढ़ते ही जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर जश्न उसे घूर कर देखने लगा। अति तुरंत अपने होठों को हल्का सा दबाकर बोली, आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, अब मैं अपने मुंह को ताला लगा कर रखूंगी, लेकिन प्लीज मुझे वो एडमिशन पेपर्स दे दीजिए ना जश्न जी। मुझे सच में वो पेपर्स देखने हैं। मुझे जानना है कि आपने मेरा एडमिशन कौन से कॉलेज में करवाया है। जश्न मुस्कुराया और बोला, वैसे तो मुझे किसी की फालतू बकवास पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं कह सकता बेबी डॉल, क्योंकि तुम तो मेरी बेबी डॉल हो और इस जश्न सिंह शेखावत पर अगर कोई अपनी हुकूमत चला सकता है, कोई इसका गुस्सा शांत कर सकता है तो वो उसकी बेबी डॉल ही है। लेकिन सॉरी, अभी भी मैं तुम्हें वही कहूंगा कि ये एडमिशन पेपर्स तुम्हें अभी नहीं मिलेंगे। ये तुम्हारे ही है और मैं तुम्हें ही दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। चले? अति बस मुंह बिचकाकर कर रह गई। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जश्न के साथ वो बाहर की तरफ आई और जश्न ने बड़े ही प्यार से उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न की ये हरकतें उसे सच में काफी अच्छी लगती थी। शादी से पहले भी जश्न उसे इस तरह स्पेशल फील करवाता था और यही हरकतें उसकी धड़कन बढ़ा देती थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और जश्न भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी शेखावत मैंशन से बाहर निकल चुकी थी और तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद उनकी गाड़ी ठाकुर मैंशन के बाहर आकर रुकी। अति थर थर कांपने लगी थी।
उसे डर लग रहा था कि कहीं ठाकुर मैंशन के लोग उसके सिर पर कुछ देकर ना मारे, कहीं आज ही उसका काम तमाम हो जाए। एडमिशन तो दूर, वो अपने कॉलेज का नाम तक ना जान पाए। वो जश्न की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं जश्न जी? प्लीज जल्दी से यहाँ से वापस चलिए ना। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके पग फेरे की रस्म होती है बेबी डॉल, तुम्हारी भी तो ये रस्म होगी ना। आई नो ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, लेकिन मनोहर जी के साथ तो तुम्हारा रिश्ता है ना, तो बस इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये बोलते हुए उसने अति को गाड़ी से बाहर निकाल लिया था। जश्न की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी और आकर रुकी थी जिसमें शगुन का बहुत सारा सामान था। अति की डर से हालत खराब हो रही थी। जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले आया। वही अंदर हॉल में ही सब लोग मौजूद थे क्योंकि सबका लंच चल रहा था। जैसे ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई सबने एक साथ पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर जश्न और अति को देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। अंशिका तो गुस्से से बुरी तरह कांपने लगी थी। वही अनीता जी के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी थी। मनोहर जी हैरान थे और विहान जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो अपनी जगह से उठकर जल्दी से जश्न की तरफ आया और अगले ही पल उसने जश्न का गिरेबान पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। क्यों लेकर आया है जश्न अति को ठाकुर मैंशन? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।